तो अब हम लोग देखेंगे एक वाटरशेड इवेंट जो हुआ है अपने सोसाइटी में, वो क्या हुआ है। वो है रियो का अर्थ समिट। आप लोगों ने सबने सुना होगा रियो का अर्थ समिट। अगर थोड़ा सा पहले एनसीईआरटी वगैरह ध्यान से पढ़ा होगा या अपने बचपन में कहीं पढ़ा होगा तो ध्यान से सुना होगा कि रियो का अर्थ समिट हुआ है। ठीक है, अर्थ समिट इस ये इतना वाटरशेड इवेंट था कि आगे आने वाले जितने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं उन सबकी नींव यहाँ पे पड़ी थी। अभी तक जो हम लोगों ने देखा, वहां पे एक छोटे छोटे कॉजेस के लिए कुछ कुछ हो रहा था। कभी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ हो गया, कभी एनिमल के लिए कुछ हो गया, कभी ओजोन के लिए कुछ हो गया। बट एक कंप्लीट अगर एनवायरनमेंट की बात करें, उसके लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ था। तो रियो अर्थ समिट होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रियो। रियो में हुआ था। रियो कहाँ पे है, कोई मुझे बता सकता है? रियो डी जेनेरियो नाम सुना होगा आप ब्राजील लोगों ने। ब्राजील। ब्राजील में है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ब्राजील में है रियो। तो वहां पे हुआ था अर्थ समिट। ठीक है, ये जो है, यहाँ पर क्या बात की गई थी? यहाँ पे बात की गई थी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट की बात की गई थी। और यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, यहाँ पे ना कहा गया कि आखिर सोसाइटी में कौन कौन से प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। पहले तो उन लोगों ने सोचा, फिर उनके दिमाग में आया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे कि जो पहला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज इतना खतरनाक है, ग्रीन हाउस गैसेस सब इतने सारे आ रहे हैं कि क्लाइमेट पूरी तरीके से तबाह हो रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा सोचे, यहाँ पे ना हम लोग को क्या है कि जनता का पेट भरने के लिए खाना चाहिए। खाना कब बन सकता है? जबकि उतने अच्छे तरीके से खेती होगी। और खेती कब हो सकती है? खेती तभी हो सकती है जबकि जमीन अच्छी खासी हो। जमीन जो है वो पूरी न्यूट्रिएंट से भरपूर हो। इसका मतलब जो बढ़ता हुआ हम लोग रेगिस्तान देख रहे हैं वो कम होना चाहिए। जो हम लोग का यहाँ पर एक मरुस्थली बढ़ रहा है उसको हमें रोकना है। डेजर्टिफिकेशन को रोकना। यस, दिस इज आवर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। सेकंड मोस्ट नहीं कहा, बेसिकली ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला उन लोगों ने सोचा क्लाइमेट चेंज, फिर उन लोगों ने सोचा इस चीज को भी। उसका सोचे कि सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा। मान लो कि अगर हम सब चीज को बना भी लेते हैं, तभी सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, हम लोग ना एक बायोडाइवर्सिटी को वो लेकर के आएंगे, सीबीडी को लेकर के आएंगे, जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगी हर चीज को। ठीक है, वहां पर हर चीज को देखिए कि कैसे इक्विटेबल उन्हें रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बेसिकली ये सारे चीज होंगे। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना, क्लाइमेट चेंज को ध्यान देना, और साथ ही में डेजर्टिफिकेशन को रोकना। उन लोगों ने तीन ये मेन एजेंडा पे सोचा कि हमें इस एजेंडा पे काम करना है। तो उन्हीं तीन एजेंडा के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ चीजें की। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ था क्या? बीच में शो होना बंद हो गया था क्या? नहीं सर, दिख रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये सब है कब की बात? ये सब है 1992 की बात। ठीक है, 1992 ईस्वी की बात है, जबकि यहाँ पर ये इतना बड़ा इवेंट किया गया। अब यहाँ पे जब ये इवेंट हुआ ना, तो यहाँ पे कुछ खास चीजें हुई। जैसे कि यहाँ पे इस पूरे इवेंट में 27 प्रिंसिपल के ऊपर बात की गई, 27 प्रिंसिपल के ऊपर बात की गई। 27 प्रिंसिपल, यहाँ पे वो वाला आपके कॉलेज वाला प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब कि सिद्धांत। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे आप संस्कृत में देखते हो ना, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हिंदी में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी कई बार हो जाता है। ऐसा सही का मैंने होता है। यस सर। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 प्रिंसिपल के ऊपर बात की गई, अलग अलग चीजों के बारे में बात हुई। साथ ही यहाँ पे क्या है कि एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया, जिसका नाम था क्या? एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट। एजेंडा 21 की बात क्या की है? 21 से यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है? जो अपनी 21st सेंचुरी है उसका एजेंडा क्या होना चाहिए, पूरे इन्वायरमेंट को हम कैसे लेकर के चले, वो है आपका एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट। उसकी बात फिर फॉरेस्ट प्रिंसिपल लेकर के आया गया। फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है? जंगलों का कैसे बर्ताव किया जाए, जंगलों के साथ हमें कैसा वो रखना चाहिए, क्या हमें पेड़ काटने चाहिए अथवा नहीं काटने चाहिए। अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमारा जो क्लाइमेट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो हमारी डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इस चीज को कैसे ध्यान में रखा जा सकता है। तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल की बात की गई, तो ये सारे कुछ यहाँ पे किए गए। अब आते हैं यहाँ पे कुछ खास चीजों की। तीन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए गए हैं, जो मैंने आपको बताया था उन प्रॉब्लम को से बचने के लिए। थ्री लीगली
legally binding agreement, and this is the most important thing in our discussion of environment yet. अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तीन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट कौन कौन से हैं। तो देखो पहला है यहाँ पर यू, पहला चलो यहाँ पे सीबीडी लिख लेते हैं। सीबीडी जो मैंने आपको बताया, सीबीडी क्या चीज है, सीबीडी क्या चीज है आप लोग का, अभी मैंने बताया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसे लिख लो, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चलो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसके ऊपर कन्वेंशन लेके आ गया, क्या किसी से रिलेटेड कन्वेंशन लेकर के आ गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, कि बायोडाइवर्सिटी आपकी कन्वेंशन कन्वेंशन लानी होगी, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। दूसरा, दूसरा क्या चीज हो सकता है, दूसरा आपका क्या चीज है, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे अभी वो नहीं हो रहा। ओके, सीबीडी की बात, एक सेकंड, सीबीडी की बात। और दूसरा क्या चीज आया इंपॉर्टेंट, दूसरा आया आपका यूएनएफ ट्रिपल सी। देखो यूएनएफ ट्रिपल सी, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे अब, यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है, यूनाइटेड नेशन फॉर फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ऐसा ही कुछ है। फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म। यूनाइटेड नेशन आगे क्या होगा, पढ़ रखा आपने साक्षी, यूनाइटेड नेशन लिखो, यूनाइटेड नेशन, देखो यूएन से तो यूनाइटेड नेशन ही है, ठीक है। उस अर्थ पे फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क, ठीक है, यूएन फ्रेमवर्क ऐसे कर लो, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कन्वेंसेस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, ये चीज है। यहाँ पे फ्रेमवर्क एक वर्ड है, यहाँ पे फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपके बन गए बाद में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया, उसके बाद फिर आपकी बन गई दूसरी चीज, मतलब इनफैक्ट आपका ये बन गया, आपका क्या ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बन गया ये। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा है यूएनसीसीडी। ठीक है, यहाँ पे कैफे कॉफी डे नहीं है, सीसीडी, कैफे कॉफी डे कोई गया है अभी तक, नहीं गए हो आप लोग, कौन से सर? कैफे कॉफी डे। नहीं सर। अरे बहुत पॉपुलर मन नहीं करता वहां जाने का, है। मन नहीं करता। कॉफी अच्छा नहीं लगता क्या, नो सर। ओके, किसी को अच्छा नहीं लगता है। मुझे सर हॉट मुझे कॉफी बहुत नहीं पसंद पीता। है। ओहो, ऑड वन आउट, हम सब एक तरफ आप एक तरफ, वाह। ठीक है चलो, यूएनसीसीडी, यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन टू कॉम्बैट, कॉम्बैट यानी कि युद्ध करना, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, यूएन कन्वेंशन टू ये कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये तीनों की तीनों लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, तीनों की तीनों बाइंडिंग है आपकी। और यहाँ पे क्या है कि ना, जो ये इकलौता यूएनसीसीडी की यदि हम बात करें, तो ये रियो का एजेंडा 21 से डायरेक्ट उठाया गया है। मतलब कि ये ओनली ऐसा, मतलब ये एकमात्र ऐसा कन्वेंशन है, देखो वैसे सारे के सारे वहीं से निकले हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं ये ओनली कन्वेंशन, स्पेशल ये ध्यान रखना, क्योंकि ओनली वाली स्टेटमेंट कई बार गड़बड़ हो जाता है, ओनली कन्वेंशन दैट केम आउट, केम आउट फ्रॉम डायरेक्ट recommendation, recommendation ऑफ रियो का एजेंडा 21, एजेंडा 21। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा है कन्वेंशन जो कि डायरेक्ट रियो के एजेंडा 21 से आया है। वैसे सारे के सारे उन्हीं सब से आए हैं, रियो के ही अर्थ समिट से आए हैं, किंतु ये इनका जो एजेंडा 21 था उसमें से ये डायरेक्ट उठाया गया है। मतलब उसमें भी बात किया गया था कॉम्बैट करने के लिए डिजर्टिफिकेशन को, यहाँ पे भी सीधा सीधा वो लेकर के आगे आ गया, ये चीज है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यूएनसीसीडी। ठीक है, लीगली बाइंडिंग है, मैंने आपको बता दिया। और
साथ ही में ये कब आया था, तो 1994 में आया था कायदे से, ठीक है। मतलब कि 1992 में आपका क्या हुआ है, रियो का अर्थ समिट हुआ है, और ये कब आया है आपका 1994 में, ठीक है। तो उसके आसपास हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि उसी टाइम पे हम लोगों ने वहीं पे बैठे बैठे चलो चलो फटाफट बनाया था, ऐसा नहीं हुआ है। हम लोगों ने टाइम से बनाया, आराम से टाइम लेकर के, ठीक है। और बाकी जो दो हैं, यूएनएफ ट्रिपल सी, वो 1992 में ही आ गए थे, और यूएनएफ ट्रिपल सी और सीबीडी दोनों के दोनों 1992 में ही आ गए थे, ठीक है। इसलिए इसे स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सब 1992 का ही पार्ट है। तो सीबीडी और ये, अच्छा, सीबीडी का काम क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का काम क्या है, सबसे पहले तो कंजर्वेशन करना, उसके बाद फिर सस्टेनेबल यूज करना, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है, जो आप कंफ्यूज हो सकते हो, कि शेयरिंग द बेनिफिट्स, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो लिख दो इसे, शेयरिंग द बेनिफिट्स, द बेनिफिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फेयरली एंड इक्विटेबली। मुझे इस लाइन को कौन एक्सप्लेन करेगा, जरा कोई मुझे बताए, इस लाइन को कौन एक्सप्लेन करना चाह रहा है, कोई मुझे एक्सप्लेन करे। सर ये लाइन का मीनिंग है, हम्म जितने भी रिसोर्सेस हैं हम्म उसका ना एक तो जुडिशियल यूज होना चाहिए, और जिस नेशन को जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल होना चाहिए। हम्म जैसे कि जिस नेशन के पास अमाउंट में है तो वो मतलब उसको कम मिले, और जिसके हम्म। पास कम है उसको ज्यादा मिले। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे इस पंक्ति की संगत कैसे बैठाओगे, शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ, क्या? ये जो पहला लाइन ही है, शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ, ये बेनिफिट कहाँ पे शेयर करने वाला बता रही हो इसमें, बेनिफिट वर्ड भी तो है ना। हम्म। हम्म साक्षी, तो उसके बेनिफिट्स के, रिसोर्सेज के बेनिफिट्स को, क्या बोला। रिसोर्स के बेनिफिट्स को हाँ, क्या इक्विटेबल लिखा, क्या एग्जैक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा से पढ़ करके फिर सोच के फिर बताओ। ठीक है सर। हम्म साक्षी, यस सर। बताओ क्या इसका मतलब होना चाहिए। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका इक्विटेबल और फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना हर कंट्री को। कैसे, हाँ मतलब ठीक है, आपकी बात सही है बिल्कुल। कैसे हो सकता है, अब ये बताओ कैसे हो सकता है, कैसे संभव है ये। और ये रिसोर्सेज नहीं है, जेनेटिक रिसोर्स है, देखो खास बात जेनेटिक रिसोर्स है, यानी कि सिर्फ जेनेटिक रिसोर्सेज रिसोर्स में नहीं है। क्या आएगा? हम्म जेनेटिक रिसोर्स में क्या आएगा? ठीक है, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, मान लो मैंने आपको इस पोजीशन पे बिठा दिया कि आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करोगे। और इसमें मेन बात बताओ, क्या चीज आपको लगता है कि क्या चीज का हमें रिसोर्स को शेयर करना होगा इक्विटेबली फेयरली, उसके फायदे को, कौन सा ऐसा रिसोर्स है, विद एग्जांपल अगर कुछ सोच पा रही हो तो। कोई कुछ बोल रहा है पीछे से। अगर प्लांट्स विद्या, एंड एनिमल्स। हाँ प्लांट एनिमल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट एक्चुअल में ये क्लियर हो रहा है क्या पिक्चर, सिर्फ मैं बता करके निकल जाऊं तब भी आप हाँ 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 समझ आ गया समझ आ गया, पर क्या पिक्चर क्लियर हो रही है इस चीज की, कि क्या। जेनेटिक रिसोर्स का मतलब हम्म का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आज। सर जेनेटिक रिसोर्स क्लियर नहीं है। देखो, सुनो मेरी बात, हाँ, देखो सबसे पहली बात तो सुनो मेरी बात, इट्स हर चॉइस, गवर्नमेंट की चॉइस, जो मर्जी करना है कर लेती है। खैर विद्यानंद, आपको तो समझ आया नहीं होगा अभी, है ना, हम ही समझाते हैं। क्या होता है कि कई बार ना अपने देश में आपको पता है
कि बहुत सारी दवाइयां बनती है, आयुर्वेदिक दवाइयां बनती है। जैसे कि अब हमें पता है कि अगर मान लो कहीं चोट लग गया, उसके ऊपर यदि हम हल्दी लगा लेते हैं तो चोट में आराम पहुंचता है। दूध में हल्दी डाल करके पी लेते हैं तो हमारे शरीर का दर्द कम हो जाता है, बुखार वगैरह भी उतरता है। बहुत सारे उसके मेडिकल फायदे हैं। हम लोग को ये सब चीज घर में आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी के नुस्खे, दादी के नुस्खे, ऐसा आपने देखा होगा। ये चीज देखा है कि नहीं, सब देखा, सबने देखा है। यस सर। यस। हम्म। तुलसी का काढ़ा बना करके पी लो। और भी बहुत सारी चीज होती है अलग अलग टाइप की। तो बेसिकली ना ये सब हम, ये सारी चीजें हम लोग को अनायास ही पता होती है। हम लोग की जनरेशन जो है सुन सुन के ये सारी चीजें पता रखती है। अब क्या हो अगर कि हल्दी के पेड़ को इन लोगों ने हमसे देख करके, इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले क्या करते हैं, कहते हैं कि वाह मैंने कोई दवाई बना ली, मैंने दवाई बना ली, और इसके ऊपर हमारा पेटेंट होना चाहिए। और पहुंच गए पेटेंट लेने के लिए। तो इसका मतलब अब आप हल्दी का यूज खुद के लिए नहीं कर सकते, पेटेंट उन लोगों ने ले लिया। ऐसे थोड़ी हो सकता है, आपका पहले से है ये चीज, आपका हक बनता है। आपके पुरखों को ये हजारों साल से पता थी सारी चीजें दवाइयों के बारे में, कि किस पेड़ से कौन सी दवाई बनती है, आयुर्वेद को पूरा ज्ञान है इस चीज का। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई उन चीजों से दवा बना लेता है और फिर उसका पेटेंट लेने के लिए जाता है, तो क्या उसे वो पेटेंट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। और यदि उसने उसकी दवा बना ली, पेटेंट ना भी मिले, सपोज उसने दवा बना ली, तो क्या उसका बेनिफिट उन लोग को मिलना चाहिए जिसको कि ये चीज का आइडिया है? डेफिनेटली मिलना चाहिए, है ना। यस सर, मिलना चाहिए। क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो हम लोग की है, तो हम लोग को इसका फायदा मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है। ऐसे क्या होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन लोग के साथ भी होता है कि उन लोग का भी अपना अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हम लोग का है वैसे उन लोग का भी होता है। तो ट्राइबल कम्युनिटी के भी बहुत सारे अपने ऐसे ऐसे हैं कि देखो हम इससे ये कर लेते हैं, उससे वो कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों का उन्हें आइडिया है। अब उनका तो रजिस्टर भी नहीं, उनकी तो आयुर्वेद की किताब भी नहीं है। हालांकि है आयुर्वेद से संबंधित, पर फिर भी ठीक है। तो उनके लिए भी अगर मान लो कोई ऐसा ही कुछ चुरा लिया, कुछ कर लिया, तो उसका बेनिफिट उन लोग को मिलना चाहिए। तो उन्हीं सबको ध्यान रखते हुए कहा गया है कि जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज यही हो गए जो जेनेटिक रिसोर्सेज बने हैं, किसी की जीन से लेकर के बने हैं। ठीक है। किसी चीज का अगर आप फायदा उठा रहे हो केमिकली ऐसे, जो कि नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका नॉलेज है हमारे पास, तो फिर उसके लिए आपको रिसोर्स को इक्विटेबली और फेयरली आपको शेयर करना पड़ेगा। उसका जितना ही बेनिफिट मिलेगा उसे बेनिफिट आपको शेयर करना पड़ेगा। अब आप कहोगे तो ये तो हमारी जेब में आता ही नहीं है पैसा, हमें तो हर साल मिलना चाहिए था पैसा, हमारा तो आयुर्वेद इतना पॉपुलर है पूरी, इससे इन्फ्लुएंस तो होते ही होंगे सबके सब। देखो इन्फ्लुएंस होते ही होंगे, तभी आपकी जेब में थोड़ी आएगा, सरकार के जेब में जाएगा ना। तो वो चीज है। ठीक है। क्लियर है। यही है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये चीज ऐसा हम लोगों ने कुछ पहले भी पढ़ा था क्या, कल परसों कुछ ऐसा पढ़ा था क्या, बायो सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड? यस सर, बायोसेफ्टी पढ़ा था। ये सर जीन, ये जीन वाला। कौन सा हम लोगों ने कोई प्रोटोकॉल पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? कार्टेहाना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ठीक है। और एक और है इसके साथ साथ, वो है नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल भी है, नागोया। ठीक है। ये नागोया, ये नागोया। ठीक है, नागोया। हाँ। अच्छा, UNFCCC की यदि हम बात करें तो ये क्या है, ये कहती है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। अब सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे रुकेगा, जबकि हम ग्रीन हाउस एमिशन को कम करेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो इस वजह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें यहाँ पे हम लोगों ने ना कुछ दो तीन चीजें हैं। जैसे कि हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल अभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्योटो प्रोटोकॉल? नो सर। अभी नहीं पढ़े, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नागोया प्रोटोकॉल क्या कहता है? नागोया प्रोटोकॉल भी बेसिकली वही कहता है कि जेनेटिक रिसोर्सेज को फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट होनी चाहिए। सिंपल सेम चीज नागोया प्रोटोकॉल भी कहता है। किंतु ये क्या है, ये 2010 में आया है, 2010 में। आप कहोगे इतने सारे क्यों क्यों आ जाते हैं, ऊपर काटा है ना भी आ गया, नीचे नागोया आया, फिर ये CBD है, इनका चक्कर क्या है? तो इस पे गाना गा दो, जाने बल घोड़ी पे क्यों सवार है। ठीक है। तो पता नहीं क्यों सवार है, आई डोंट नो, बट है जो भी है। ठीक है। तो UNFCCC
UNFCCC जो है यहाँ पे क्या है, ये कहता है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ना, ये लीगली नॉन बाइंडिंग है। UNFCCC लीगली नॉन बाइंडिंग है। अच्छा, मुझे बता सकते हो ये लीगली नॉन बाइंडिंग क्यों होगा? बाकी लीगली बाइंडिंग है, UNCCD बाइंडिंग है, आपका ये भी CVD भी बाइंडिंग है, किंतु ये लीगली नॉन बाइंडिंग क्यों है UNFCCC? बताओ, कोई मुझे एक्सप्लेन करो इस चीज को। बोलो, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी ये डाइकॉटमी क्यों? सर इसमें गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं करती होगी इसलिए। गवर्नमेंट इंटरप्ट क्या नहीं करती होगी मतलब? क्यों नहीं करते? प्रश्न तो ये उठता है ना, क्यों नहीं करती होगी? हाँ, इंटरफेयर नहीं करती होगी। पर क्या है, इसको छूट क्यों दे दिया इतना, क्यों इंटरफेयर नहीं करती होगी? देखो, सबसे पहली बात, आप सब लोग उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जिसकी की परंपरा रही है प्रश्न करने की। ठीक है, हर बात पे प्रश्न करने की परंपरा रही है हमेशा से, सहस्रों वर्षों से। तो आप प्रश्न करते हो, किंतु प्रश्न ये नहीं होता कि आप कुठाराघात करो, आप प्रश्न करके उसका उत्तर जानने का प्रयास करते हो, इसलिए दिमाग दौड़ाना चालू करो। कभी कोई कहता है ना हमें प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए, ये लोग प्रश्न नहीं करने देते। अरे भाई, प्रश्न करो, किंतु उस उद्देश्य से करो ताकि आपको समझ आए, और अगर नहीं वो बता पाते तो खुद से सोचो, तो दिमाग लगाओ, चलो फटाफट दिमाग लगाओ। विद्यानंद बताओ, पहले ये देखो UNFCCC क्या है, उसी में आंसर छुपा हुआ है। उसी में आंसर छुपा हुआ है कि नॉन बाइंडिंग क्यों हो सकता है, इसकी संभावना क्यों है। सर क्लाइमेट चेंज पर है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज पर है। तो क्लाइमेट पे तो सर हम्म, वेरी गुड कंटिन्यू। आ जाएगा, वैसा ही कुछ है जैसा सोच रही हो। साक्षी, कुछ दिमाग चल रहा है? तो विद्यानंद? क्लाइमेट तो कब हम्म किसी को चेंज होता है, कभी किसी को इतना आइडिया होता नहीं है। आ पार्शली पहुंच रही हो वहां पे, थोड़ा सा और बचता है, पर हाँ पहुंच जाओगे। देखो, मैं बता देता हूँ, दिमाग लगाया आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने प्रयास नहीं किया तो वो गलत बात है। तान्या ने प्रयास किया, उसके लिए साधुवाद, वेरी गुड। ठीक है, देखो, क्लाइमेट चेंज है, उसे कंट्रोल करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। साथ ही अगर मान लो आप क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हो, तो हम लोगों ने देखा था कैसे रोक सकते हो। आपको ऐसे गैसेस को बैन करने पड़ेंगे जिससे कि GHG आता है, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह सब आते हैं। उसमें समस्या क्या आएगी कि आप जो एग्जिस्टिंग गैस जिनका आप यूज कर रहे हो, जिन चीजों का आप प्रयोग कर रहे हो, उनको आपको तुरंत बंद करना पड़ेगा, और उसमें आपको बहुत भयंकर खर्चा पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में समस्या ये आएगी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो फिर भी कर सकते हैं, किंतु डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। किसी चीज को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें समय चाहिए। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू है, आप इसमें एक बार में सब कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें आपको समय चाहिए होती है। अब जैसे हम लोगों ने ही कल देखा था, यहाँ पे इंडिया एक केमिकल था, उसको बैन नहीं कर रहा, कह रहा है हमें 10 साल और दो, जबकि उसका देखा हम लोगों ने बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना? फिर भी भारत उसे बैन नहीं कर पा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ना एक बहुत बड़ी मुहिम है, इसमें सबको साथ आना पड़ेगा, बहुत लार्ज स्केल पे बदलाव करना पड़ेगा। अगर मान लो सीधा ये लीगली बाइंडिंग हो जाता, तो क्या है कि जितने भी गाड़ी वगैरह सब है सबको बैन कर दो, है ना? बैन कर दो सीधा सीधा। अभी क्या है, हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करो जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तुरंत जादू की छड़ी से बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, उसमें समय लगता है इन सारी चीजों में। इस वजह से UNFCCC जो है, यहाँ पे इसे नॉन बाइंडिंग रखा गया। किंतु फिर आपका मन में प्रश्न उठना चाहिए, तो क्या CBD को बाइंडिंग रख सकते हैं, UNCCD को हम बाइंडिंग रख सकते हैं? तो डेफिनेटली यस ना, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? मान लो अगर CBD है, अगर आपने उसे कर दिया, तो एक सिंगल लॉ लेकर के आना है जिसका की काम होगा कि जितना भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जो कोई चोरी चकारी कर रहा है, उन सबको अच्छे से उनकी सुताई की जाए। ठीक है, सिंपल, उसमें काम हो जाएगा आपका। उनसे पैसा चार्ज किया जाए और सरकार अपने पास रख ले, एक एक एग्रीमेंट का काम है।
यूएनसीसीडी में अगर आप नहीं करते हो ना, तो आपकी मरुस्थली बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। रोकना है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है? चलो पेड़ लगाना शुरू करो, पेड़ को काटना नहीं है। वो जहाँ पे रेगिस्तान है वहां पे ध्यान रखना, उसे एक्सपेंड नहीं होने देना, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये लीगली बाइंडिंग हो सकते हैं, और अगर ये लीगली बाइंडिंग नहीं करेंगे तो आपके खाने पे आ जाएगी बात। इसलिए भी ये बहुत आवश्यक हो जाता है। क्लियर हुआ ये? आप सबको पहले बता दो, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इजी होगी। कोई डाउट है किसी के मन में? नो सर। विद्यानंद, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है बहुत देर से। यस सर, क्या यस सर? क्लियर है। ठीक बा। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे याद आ गया अचानक से। चलिए, मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट का मैप है? कहाँ का मैप है ये? अफ्रीका का। अफ्रीका का, ठीक है। यहाँ भी मैं क्या दिखाना क्या चाह रहा हूँ इससे? लगता है मैंने कोई सस्ता नशा कर लिया। बताओ, यहाँ पे मैं दिखाना क्या चाहता हूँ? सर आप वॉल दिखाना चाह रही है, इसमें कुछ सेपरेशन काइंड ऑफ दिख रहा है। हाँ, ऐसे मतलब क्या चीज का सेपरेशन हो सकता है? हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब में। खाली रिलेट करना है चीजों को। प्लांट स्पीसीज का। क्या प्लांट स्पीशीज का? क्या चीज? इन लोगों ने कुछ प्लांट स्पीसीज अपर पोर्शन में, कुछ लोअर पोर्शन में, ऐसे कुछ डिवाइड किया हो। मैं ही कह रहा हूँ कि इन्हीं में से किसी से रिलेटेड है। इन्हीं में से मतलब जो हम लोगों ने अभी तीन चीज पढ़े हैं, यूएन एफ ट्रिपल सी, सीबीडी और यूएनसीसीडी, इन्हीं में से रिलेटेड है कुछ। सीबीडी होगा सर। सीबीडी होगा? ठीक है, कैसे हो सकता है बताओ? इसमें तो क्लियरली हमने समझो। पढ़ा शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है? ऊपर वाले ज्यादा समझदार है, नीचे वाले ज्यादा समझदार है? समझदार क्या पता सर, नहीं तो बट मतलब कहना क्या चाहते हो, क्लियर समझाओ। बता रहे हैं। हाँ। इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया होगा जो भी प्लांट्स वगैरह होंगे उसका, कि हाँ, ये वाली प्लांट को आप कंजर्व करें, ये हम कंजर्व करेंगे। अच्छा, ठीक है, दिमाग तो सही चल रहा है। देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है। साक्षी, कुछ कहना चाहते हो? तो ग्रीन है तो वो हम्म। किसी से रिलेटेड लग रहा है। किसी से? अरे थोड़ा दिमाग अलग चलाओ, तान्या के बारे में मत सोचो। समझो कि तान्या हमेशा झूठ झूठ बोलती है, गलत गलत बोलती है, कुछ दूसरे तरीके से दिमाग चलाओ। भले सही हो तब भी उसे गलत कर दो। मैंने क्या कहा, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हो उसे गलत मान के फिर पढ़ो, उसको क्रिटिसाइज करो फिर पढ़ो। तो तान्या की बात को गलत मानो और फिर सोचो। सोचने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा थोड़ी रहा हूँ आप लोग को, मैं खाली सोचने का तरीका बता रहा हूँ इतने दिन से। इसलिए उस चीज को सीख जाओ, आपका जीवन सफल हो जाएगा। विद्यानंद, यस सर। बोलो। कल तो इतना जवाब दे रहे थे, पटर 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 पटर। आज कोई जवाब नहीं है। इन लोग के साथ तो चलो ये भी कह सकता हूँ कि मूवी के ऊपर बात करेंगे तो जवाब आने लगेगा। तुम्हारे साथ तो वो भी नहीं होता। सर इसमें पता ही नहीं, कुछ लिखा भी नहीं है कि उसको देख सके। मैंने कहा इन तीनों से रिलेटेड है कुछ, और ये मैं तो आपको ऐसी चीज। हाँ। वही तो देख रहा हूँ कि कुछ रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, ज्योग्राफी को कनेक्ट करो, चलो अब ज्योग्राफी को कनेक्ट करो इससे। अब तान्या बताएगी। ज्योग्राफी से कनेक्ट करो।
अरे मेरे पोपलुओं, इधर सहारा डेजर्ट आप लोगों ने देखा है क्या? सहारा डेजर्ट है इस साइड में, सुना यस है? सर। यस सर। यस सर। अफ्रीका, यस। डेजर्ट है इधर, डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। यहाँ पे हम सीसीडी की बात कर रहे हैं, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यहाँ पे तान्या ने ये भी बोला कि यहाँ पे वॉल क्रिएट कर दिया गया है, हरे कलर का वॉल। तो यहाँ पे क्या है ये चीज? देखो समझो मेरी बात। यहाँ पर रेगिस्तान है ऊपर, ठीक है, ये पूरा आपका सहारा डेजर्ट है। तो ये डेजर्ट और फैलते 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 पूरा नीचे तक ना आ जाए, इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि दुनिया में सबसे बड़ी एक दीवार खड़ी की गई है, जो कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कवर करती है। ठीक है, जो कि ये वॉल आपको दर्शाया जा रहा है, ये आपकी वॉल है। तो ये कैसी दीवार है? क्या ये फेविकॉल से बनी हुई दीवार है, या फिर ये अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है, या भांगर सीमेंट से बनी हुई है? देखो ये किसी चीज से नहीं बनी, ये है पेड़ से बनी हुई, पेड़ों की बनी हुई वॉल, ग्रीन वॉल। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों का जंगल लगा दिया गया है पूरे इधर साइड पे, क्योंकि अगर पेड़ लगा दिए जाएंगे तो डेजर्टिफिकेशन नहीं बढ़ेगा आगे, है ना, उसको आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। रास्ता कब मिल सकता है? जबकि वहां पे खाली मैदान हो, जब उसे उड़ने का मौका मिले। यहाँ पे पेड़ है, पेड़ होगा तो वहां पे आपका पेड़ अपना सारा काम कर देगा, अपने रूट्स को, अपने जो मिट्टी है उसे बचा करके रखेगा, है ना। मिट्टी का तो वो काम ही, वो पेड़ों का तो काम ही होता है मिट्टी को बचा के रखना। तो ये यस वॉल सर, काम कर देगा बिल्कुल। उस चीज का। तो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेकर के पूरा ईस्टर्न कोस्ट तक ये पूरा वॉल फैला हुआ है। ऊपर का जो यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा? सहारा डेजर्ट। पढ़ रखा है यस आपने? सर। जिसको कि कोई सहारा नहीं है, अब एकमात्र सहारा दिखाई दिया उसे, ग्रेट ग्रीन वॉल। ठीक है, क्लियर? हम्म। क्लियर। क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको नहीं बताता, तो क्या आप 10 मिनट 15 मिनट सोचने के बाद क्या आप इस नतीजे पे पहुंच सकते थे जो मैंने बताया है? आराम से टाइम लेने के बाद सोचते तो। जस्ट थोड़ा सोचते तो पता चल जा, दिमाग में आ जाता है कि द सहारा डेजर्ट है, तो थोड़ा और समझ आता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर आ जाता तो इसका मतलब मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है, अगर आ जाता तो। अब एक काम करेंगे ना, बीच बीच में ना मैं कुछ ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन छोड़ दूंगा जो कि आपको सोचना पड़ेगा, उसका आंसर मैं नहीं करूंगा। ठीक है? ओके सर। हम्म। ऑल राइट, तो ये हम लोगों ने पूरा देख लिया, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीसीडी वगैरह, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बात की, हाँ ये अभी बात नहीं की ना मैंने, रुको। कार्टाहेना नागोया ये दोनों मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे यूएनएफसीसीसी की ही यदि हम बात करें, तो यहाँ पे भी ना कुछ प्रोटोकॉल आए गए हैं, मतलब इसके नीचे हैं, कुछ आए भी हैं गए भी हैं। मतलब कि देखो क्या होता है कि ना इसके अंदर में क्योटो प्रोटोकॉल जो है, इसको लाया जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो। और साथ ही में पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट का नाम आई होप आप सब लोगों ने सुना होगा, यदि आप थोड़ा सा भी एग्रीमेंट, वो करंट अफेयर से जुड़े हुए हो। पेरिस एग्रीमेंट 2014-15 की आसपास ये आया था, जिसमें कि भारत भी इसका मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर था पेरिस एग्रीमेंट का, जिसमें कि आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप इससे निकल गया था बाहर, कहता था भाड़ में जा, मुझे नहीं जान, मुझे इसमें नहीं रुकना। तो अमेरिका इससे हट गया था, फिर जो बाइडन आता है तो जो बाइडन यस वापस सर। से अमेरिका को इसमें इंक्लूड करता है। सुना है ना सो आपने कुछ धुंधला में से धुंधला? ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए उससे निकल गया था। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये पेरिस एग्रीमेंट तो ये चीज था, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट वैसे आया कब था, 2014 में कि 15 में, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, आप लोग देख लेना। ठीक है, ये 14-15 की ये राउंड आया था, इतना मुझे ध्यान है। तो ये चीज है, ठीक है। अब यदि हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, देखो इसमें भी ना कुछ खास चीजें की गई। जैसे कि इसमें कहा गया सबसे पहले कि कुछ टारगेट दिए गए एनेक्स कंट्रीज को। मैं एक बार इमेज दिखाता हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो। सर क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में ही आया ना? 1990 कब आया है? टू नहीं नहीं, 1997 के राउंड आया है। टू में नहीं आया। हम्म 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 लेट्स सी क्या दिखाते हैं यहाँ पे। हम्म, शाबाश शाबाश शाबाश। ये आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है क्या?
यस सर, विजिबल है। यस सर। देखो यहाँ पर ना क्या हुआ कि बात की गई, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यूएनएफसीसीसी के अंडर में क्योटो प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 1997 में बात होना शुरू हुआ, 2005 ईस्वी में फोर्स में आया। ये इतना डेट याद नहीं रहता, मेरे को भी याद नहीं रहता। इतना डेट याद रहता है आपको तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई नहीं, मोटा मोटा ध्यान रखना कि 1992 के बाद ही आया है, ठीक है, रियो क्योट समिट के बाद ही आया है। अब यहाँ पे अगर यूएनएफसीसीसी का अगर ये है, तो ये यूएनएफसीसीसी के बाद ही आया होगा, ऐसा मोटा मोटी याद रखना आप। तो 1997 में आया है, वैसे आप लोग के जन्म के 2-3 साल पहले आया होगा ये, है ना। मेरे जन्म से पहले ही आ गया था ये सब। तो अब क्या चीज है कि हाँ, यहाँ पे मैंने कहा 2005 ईस्वी में ये अपना फोर्थ में आ गया है। ये क्या है कि जितने भी इन्हें ना पहले ना 3 कंट्रीज में, 3 टाइप के लोगों में बांटा गया, बेसिकली 2 ही में बांटा गया। एक है एनेक्स 1 कंट्रीज, एक है नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज, ठीक है। ये 2 टाइप के देशों में इन्हें बांटा गया। जैसे यहाँ पे देखो, एनेक्स 1 पार्टीज है, ठीक है, एनेक्स 1 पार्टीज और नॉन एनेक्स पार्टीज। ये क्या चीज है? जो कहा गया दुनिया में ना, सब बात कर रहे थे कि हमें रोकना है, क्लाइमेट चेंज को बचाना है, उसके लिए हमें काम करना है, तो क्योटो प्रोटोकॉल आना था, ठीक है। अब कहा गया कि देखो क्लाइमेट चेंज लाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, किंतु सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, आप ले तो आओगे, लेकिन एक बात बताओ मुझे, हम सब क्यों माने आपकी बात को? बात कहता है हम क्यों माने, बोलो। सारा कोल इमिशन किया है आपने, है, कनाडा, यूएस ने, इंग्लैंड ने किया है, सारा का सारा गंदगी मचाने का काम ऑस्ट्रेलिया वालों ने किया है। आप लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर के आए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर के आए, आप लोगों ने सारा पोल्यूशन क्रिएट किया। अब आप लोग की वजह से बढ़ी है गर्मी, तो हम क्यों माने? पूरा ये दुनिया का इतना बड़ा भूभाग क्यों माने आपकी बात? पूरा का पूरा अफ्रीका आपकी बात क्यों माने? इन लोगों ने तो कोई कोई पोल्यूशन किया नहीं है। जो कुछ है उनके जिम्मेदार तो आप कुछ चुनिंदा देश हो, हम तो है नहीं। तो यदि हम है नहीं तो हम आपकी बात को क्यों माने? बताओ, सिंपल सी बात है। आप होते तो क्या आप मानते इन बातों को? बोलो। नो सर। नहीं मानते, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो, आप मानोगे इस वजह से क्योंकि भले हमने किया है, भले हमने पॉल्यूशन फैलाया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर भी पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि यदि हम पॉल्यूशन करेंगे तो पॉल्यूशन की हवा उड़ते हुए भारत तक नहीं पहुंचेगी, पहुंच ही सकती है, पूरी संभावना है इस चीज की। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट पढ़ रखा है, यहाँ पे हम लोगों ने प्लेनेटरी इवेंट्स का कंसेप्ट पढ़ रखा है। तो ये पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसी बातें नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे कि हाँ, हवा तो इधर से उधर जा सकता है। आप देखते हो कि वो डेली यहाँ पे कि मतलब क्या होता है, दिवाली के टाइम पे पराली जो जलाते हैं पंजाब में, तो पराली का धुआं आ जाता है दिल्ली में, और दिल्ली में इतना भयंकर पॉल्यूशन हो जाता है, जिस कारण से कि सारा आरोप पड़ जाता है किसके ऊपर? दिवाली के पटाखों के ऊपर। अब यहाँ पे आईआईटी वाले कह रहे हैं, आईआईटी दिल्ली वाले, आईआईटी कानपुर वाले कह रहे हैं रिसर्च करके कि नहीं नहीं, दिवाली से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई, आपको कौन बताए कि पराली का धुआं आता है? सुप्रीम कोर्ट महोदय, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना, हम नॉर्मली बात बता रहे हैं कि वहां पे पराली के धुएं को बैन करो, वो सब चीज बैन हो जाएगा। तो वो चीज है। तो धुआं उड़ के आ रही है, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने ये चीज समझा। अब देखो, अब सिर्फ इतना ही नहीं, धुआं ही नहीं, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, गर्मी बढ़ेगा, तो ग्लेशियर्स पिघलेगा, ग्लेशियर्स पिघलेगा अगर, तो वाटर लेवल राइज करेगा। अगर वाटर लेवल राइज करेगा तो भारत, बताओ, यहाँ पे आपका जो देश का पार्ट है लक्षद्वीप, यहाँ पे जो आपका अंडमान निकोबार है, आप उनका क्या करोगे? बोलो, आपका तो वो डूब जाएगा। तो इसलिए आपको मानना चाहिए। अफ्रीका को भी ऐसे ही कहता है, देखो आपका मेडागास्कर डूब जाएगा। और यही क्यों, जो आपके अगल बगल वाले जितने देश के पार्ट हैं वो सबके सब डूब जाएंगे, यदि पानी का स्तर बढ़ जाएगा, जलस्तर यदि बढ़ जाएगा तो सब कुछ डूब जाएगा। इससे पहले भी, पूर्व में भी सब डूबा है। आपको पता है कि जो द्वारका नगरी थी भारत की, डूब गई थी। ऐसा उन्होंने समझाया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये रीजन दिया। अब इन लोगों को कहा कि हाँ भाई, बात तो सही था आपकी, बात तो आपकी बात में तो पॉइंट है, अब बिना पॉइंट के तो बात कर नहीं रहे। मान तो सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो, जिम्मेदारी आप ही की ज्यादा है, हम ये कहेंगे जिम्मेदारी आप ही की ज्यादा है। तो भारत का जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, अफ्रीका वाले का आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो इसीलिए बन गया एनेक्स कंट्रीज और नॉन एनेक्स कंट्रीज। यानी कि एनेक्स कंट्रीज 1, यानी कि एनेक्स कंट्रीज वाले कौन हुए? जिनकी की जिम्मेदारी ज्यादा है, जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, ठीक है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो वो लोग, जो डेवलप कंट्रीज है, वो उन्हें पैसे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वो नॉन एनेक्स कंट्रीज है, वो उन्हें पैसे प्रोवाइड करेगी, कुछ हेल्प प्रोवाइड करेगी, मशीन वगैरह प्रोवाइड करेगी, तो जाकर के ये अपनी बात को मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। मतलब अगर मान लो वो कहते हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करो, तो बात कहेगी ना कि टेक्नोलॉजी दो, तब तो हम करेंगे।
आप हमें टेक्नोलॉजी भी नहीं दोगे, आप हमें कहोगे बंद करो, ऐसे कैसे हम बंद कर देंगे अपने व्हीकल्स को? पहले आप हमें टेक्नोलॉजी दो, अपने कुछ पैसे दो, ताकि हम अपना इनिशियली कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाए, फिर ठीक है, हम भी, हमारी भी जिम्मेदारी से हम भी करेंगे, किंतु आपको पहले हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि क्या है, कि यहाँ पर ना NX1 पार्टीज है, एक तो नीले कलर में है और एक हरे कलर में, इनका क्या मतलब है? इनके आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम्म। है ना? ये देखो, नीला कलर, नीला कलर, हरा कलर, ये क्या है? तीन रंगों का क्या यहाँ पे मतलब है ना? यहाँ पे 7 रंग होते तो मजा भी आता, 3 रंग का क्या मतलब है? और एनएक्स कंट्रीज और नॉन एनएक्स कंट्रीज हम लोगों ने दो ही सुना। तो इसमें क्या है ना, कि जो यूएस वगैरह है, यूरोप के, जो वेस्टर्न यूरोप की साइड है, ये डेवलप्ड है बहुत ज्यादा। और रशिया की या फिर सेंट्रल एशिया की यदि हम बात करें, तो डेवलप्ड होने के बाद भी उतना ज्यादा भी डेवलप्ड नहीं है। आप देख रखे हो कि रशिया की हालत क्या है ना? अभी भी जो युद्ध चल रहा है उसमें, उसमें आपको पता चल रही होगी, है ना? अभी भी पता चल रही होगी आपको। तो उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से उनको कहा गया कि आप भी ये चीज को फॉलो करोगे, आप भी एनेक्स कंट्रीज ही माने जाओगे, लेकिन हम दोनों में ना कुछ ज्यादा डिफरेंस होगा। NX1 की जो पार्टीज है, ठीक है, बेसिकली ये देखो, दो है, ये हरे वाले जो देश हैं, इनको कहा गया, इन्होंने कहा कि हम अपना जितना भी लेवल होगा जो हम लोग तय करेंगे, हम अपना उससे घटाएंगे। यानी कि अगर सपोज लेवल हम लोगों ने तय किया है कि 100 लेवल तक हमें कार्बन एमिशन करना है, उससे नीचे ही रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे घटाएंगे और 80 तक लेकर के आएंगे। मतलब इन लोग का कहना है कि हम घटाएंगे नीचे। और ये नीले वाले कह रहे हैं, नील चट्टे कह रहे हैं क्या, कि हम उससे ऊपर नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, जो लिमिट, हम उससे ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, हम वहीं पे रखेंगे अपना इसे, हम नीचे भी नहीं करेंगे। हम नीचे भी नहीं करेंगे, हम उस लिमिट को मानेंगे, फॉलो करेंगे। और इधर वाले क्या करें, हम उस लिमिट को फॉलो ही नहीं करेंगे, जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम फॉलो नहीं करने वाले, हमारे ऊपर ये कैप काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इतनी बड़े दुनिया के लिए हमारे ऊपर ये कैप कोई काम का नहीं है, कोई असर नहीं करेगा। तो ये सारे देश मिल करके एक जगह इन लोगों ने कहा, हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? बोलो। यस सर। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सही, नीचे राइट वाले ऑब्जर्वर वो क्या करेंगे? कोई आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड वाले? कोई भी देश, है कोई तो भी नहीं सभी? है, बट इसमें दे रखा है। अरे कुछ भी दे रखा है यहाँ पे, काट दो इसे। मतलब ऑब्जर्वर, बेसिकली कई बार क्या होता है ना, कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें किसी को ऑब्जर्वर मेंबर बना लिया जाता है, कि आप लोग देखो तब तक कि क्या से क्या चल रहा है। सपोज अगर कोई जुड़ना नहीं चाहता है इसमें, इस मुहिम में, तो कहते हैं ठीक है, जुड़ना नहीं चाहते, तब भी आप दूर खड़े होकर के देखो। जैसे आप दुकान में जाते हो, तो ऑब्जर्वर स्टेटस दे देते हैं। जैसे आप दुकान में जाते हो, हाँ वैसे ही क्या होता है कि वहां पे दुकानदार कहता है, अरे मैडम भले मत खरीदिएगा, लेकिन एक बार सूट देख तो लीजिए कैसा है, एक बार कपड़े देख तो लीजिए, बस आप खरीदिएगा मत, खाली आप देख लीजिए, है ना? विद्यानंद बताएगा, जैसे मैंने क्लास शुरू की थी, तो मैंने कहा था, अरे मत पढ़ना, एक बार देख तो लो कैसा पढ़ा रहा हूँ, कहा था ना विद्यानंद? यस सर। हाँ, तो उस टाइम पे मैं ही ऑब्जर्वर थे बोला आप। था। हाँ, क्या बोला था? मैं उन लोग को बोला था कि एक बार ज्वाइन करके देख, पसंद आया तो कर, नहीं तो कोई बात नहीं, एक दिन तो करो। एग्जैक्टली। तो एक दिन करने की बात होती है, यदि आपके अंदर दम है, तो यदि एक भी दिन किसी ने क्लास ले ली, तो फिर आगे भी क्लास लेगा, वो निश्चित रूप से लेगा, यदि उसके अंदर थोड़ा भी जुनून है पढ़ने को लेकर के। हाँ, जिसको नहीं है वो तो एक दिन क्लास लेके छोड़ देगा, वो बात अलग है। क्या इस बात से आप लोग एग्री करते हो, जो मैंने अपनी तारीफ की उस बात से? अग्री करते हैं हम पूरी तरह क्या से। बात बहुत सर, एग्री इसमें करना क्या, इसमें एग्री है ही। है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। यस। ऑलराइट, अब हम लोग क्या और कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। एक बड़ा ही फेमस है, यूएन रेड। आप लोगों ने नाम सुना, यूएन रेड और रेड प्लस? नाम सुना है क्या? साक्षी के बाद एक भी बार नहीं सुनाई दिया, साक्षी कुछ बोलेगी यूएन रेड के बारे में। साक्षी, यस सर। बोलो कुछ। क्या बोलना है इसके बारे में? कुछ भी बोल दो। लाल कलर का दिखता होगा, है ना?
कुछ होगा ये, कुछ कुछ होगा ये, लाल कलर का ऐसा कुछ। देखो, सिंपल सी बात है। यूएन रेड जो है, यूएन रेड का सबसे पहले तो फॉर्मूला ये जो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, फुल फॉर्म ये पता होना चाहिए। तो यूएन का तो मतलब पता है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और रेड का देख लो, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम, लिख लो, रिड्यूस, डिफॉरेस्टेशन। हाँ, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको रिड्यूस करना, ये है इसका फुल फॉर्म। अब जैसे ही फुल फॉर्म आपको पता चला, वैसे ही आपको इसका काम भी पता चल गया, है ना, काम तो पता चल ही गया। अब इसमें कुछ ज्यादा तो करना नहीं है। इसमें कुछ खास बात है, देखो। सबसे पहली बात कि ये जो है यूएन का प्रोग्राम है, लेकिन इसमें 64 ही पार्टनर कंट्रीज हैं, 64 पार्टनर कंट्रीज। चलो अब मुझे बताओ कि इसमें बाकी सारे कंट्रीज क्यों नहीं होंगे। एक गैस, वाइल्ड गैस लगा सकते हो कुछ भी। वाइल्ड गैस लगा सकते हो आप लोग इसमें, बताओ। जो कौन जिन बताएगा। कंट्रीज में फॉरेस्ट डिग्रेड नहीं कर रहे होंगे वो उसको साइन नहीं कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा इससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट तो पड़ नहीं रहा है। ठीक है, एक तो रीजन ये हो सकता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा रीजन है, ठीक है। और कुछ कंट्रीज अपने आप ही नहीं मान रहे। ये भी बहुत अच्छा रीजन है। आप दोनों ने एक एक रीजन बता दिया, विद्यानंद भी एक रीजन अब बता दे। देखो, इन लोगों ने ही पढ़ा नहीं है विद्यानंद, इतना मान के चलो, ठीक है। नहीं पढ़ाना आप लोगों ने। नो सर। आप आप लोग भी बस दिमाग लगाते हो, तो विद्यानंद आप लोग को, आपको भी खाली दिमाग ही लगाना है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोलो। सर नहीं, हरा दिमाग। नहीं। देखो, पहले हम इसकी बात करते हैं जो साक्षी ने बोली। साक्षी ने क्या बोला, कुछ लोग मान नहीं रहे होंगे, डेफिनेटली कुछ लोग क्या, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मानते नहीं है। बिल्कुल सही है, आप लोग, आपका बिल्कुल जो है थॉट बिल्कुल सही था। मानते नहीं है, जो मानते नहीं है तो फिर उनका कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है किसी में। अब पेरिस एग्रीमेंट से भी डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, कोई उसमें क्या कर सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी मर्जी, अगर आप मानना चाहो तो मानोगे। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज के लिए, सिंपल सी बात है। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, मोनार्की वगैरह तो है नहीं, ऑटोक्रेसी तो वगैरह तो है नहीं। अच्छा, अभी तान्या ने कहा कि उस, हाँ, कुछ कहा क्या। नो ठीक है, सर, नो सर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे तान्या ने बोला, तान्या ने क्या कहा कि कुछ ऐसे देश होंगे जिनमें की फॉरेस्ट डिग्रेड नहीं हो रहे होंगे, तो सोचे होंगे कि हम इसमें जुड़ के फायदा क्या, हमारा तो ऑलरेडी अच्छा है। वैसे सही लगता है, लेकिन क्या ऐसा आपको कोई भी देश पता है जहां पे की फॉरेस्ट डिग्रेड ना हो रहा हो। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई देश है। इनफैक्ट यदि हम भारत बस के सर नॉर्थ, उन लोग को उस चीज का इम्पैक्ट नहीं पता हो, ऐसा हो सकता है वो लोग उस चीज से ज्यादा अवेयर ना हो। हाँ, दिस माइट बी पॉसिबल, दिस माइट बी पॉसिबल, बट इतना भी मुझे जैसे लगता नहीं है स्टार्टिंग में पॉसिबल है। ऐसा था कि बहुत सारी कंट्रीज जैसी थी हम्म, वो उसका पार्ट नहीं बनती थी, क्योंकि उन्हें लगता था नहीं इससे ज्यादा जैसे आपने भी बताया था कि बहुत सारी कंट्रीज को CO2 एमिशंस के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। उस टाइम पे तो तो किसी को मतलब नहीं ये, पता था। हाँ, अभी भी कुछ बहुत सारे नेशन ऐसे होंगे जो चाह वो, और इन सब चीजों में से उनको थोड़ा फाइनेंशियल भी चीज सपोर्ट भी करना होता होगा ना इन सब चीजों में, अगर वो सब हम्म। इन सब प्रोग्राम का पार्ट बनते होंगे। तो हम्म, कहते होंगे नहीं नहीं हमारा तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा फॉरेस्ट डिग्रेड नहीं कर रहा है, इसलिए वो लोग इसका पार्ट ही नहीं बनते होंगे इन सब ट्रीटीज वगैरह का। हाँ, बट ये आपने जो बोला, ये फिर आ गया साक्षी वाले के अंडर में कि मान नहीं रहे होंगे। ठीक है, कोई नहीं, हम्म। जो भी है। बेसिकली ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे कि फॉरेस्ट डिग्रेड ना हो रहा हो, क्योंकि सबको डेवलपमेंट चाहिए, सबको। अब जैसे अगर आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करो, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, अमेजोन के जंगलों को भी काटा जा रहा है। और ये बहुत बड़ी समस्या है कि जिसे लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है, धरती का फेफड़ा जिसे कहा जाता है, वो फेफड़े को काटा जा रहा है, आराम से आरियों से काटा जा रहा है। इनफैक्ट जब हम भारत में देखते हैं ना, तो बाकी जगहों पे फॉरेस्ट भले बढ़ रहा हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कम हो रहा है। क्या आपको ये बात का अंदाजा है।
भारत के नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा पेड़ मिलते हैं हमें, ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के Yes. पेड़ कम हो रहे हैं बिकॉज ड्यू टू डेवलपमेंट। सिंपल था, उन्हें भी डेवलपमेंट चाहिए। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि यू आर नॉट सपोज टू गेट डेवलपमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव ऑब्लाइज्ड द टारगेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, उनके ऊपर नहीं थोप सकते, है ना। तो सबको डेवलपमेंट चाहिए। तो इस वजह से एक तो रीजन ये है कि आपका जो रीजन है पूरी तरीके से सही नहीं है। इसमें एक रीजन क्या हो सकता है कि जब आप नक्शा देखोगे तो हर एक देश के पास तो जंगल है ही नहीं। अब जिसके पास जंगल है ही नहीं वो यहाँ पे क्यों जुड़ेगा, है ना। ये भी तो एक रीजन हो सकता है ना। जहाँ पे जंगल होगा वही तो जुड़ेगा। अब मान लो अगर मैं कहता हूँ कि जो नॉर्दर्न अफ्रीका का अगर कोई कंट्री है वो जुड़े साथ में, तो वो क्यों जुड़ेगा, उसके पास तो नो नो फॉरेस्ट नो कंफ्यूजन। इजिप्ट के पास नो फॉरेस्ट नो कंफ्यूजन, वहां पे तो सहारा डेजर्ट है पूरा, उधर पूरे नॉर्दर्न अफ्रीका में, तो वो क्यों जुड़ेंगे, सिंपल सी बात है ना। ऐसे ही जो अब और भी देश सब है, अगर कहीं पे फॉरेस्ट वगैरह हो ही नहीं तो वो लोग क्यों जुड़ेंगे फोकट का। सो इसलिए भी एक रीजन ये भी हो सकता है। तो ऐसे हम लोग को रीजन सोचने हैं। हम लोग को कुछ कॉन्क्रीट नहीं पता होता, लेकिन अगर हम लोगों ने एक बार इस पे ना माथा बच्ची की होती है तो एग्जाम में आसानी हो सकती है, ऐसा कुछ है तो। ठीक है, तो यूएन रेड हुआ, विद्यान क्लियर हुआ ये, विद्यान क्लियर हुआ। यस सर। हम्म। अच्छा, इसमें क्या करेंगे ना कि डेवलपिंग नेशन के साथ मिल करके कुछ उन्हें टेक्निकल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि यदि अगर मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है भारत को या कुछ और को कुछ और चीज प्रोवाइड करना है, तो वो सब चीज किया जाएगा यूएन रेड के तहत। तो ये क्या चीज है, अ, आप लोगों ने देखा। इसमें एक और चीज आता है यूएन रेड प्लस। ये रेड प्लस क्या चीज है, देखो, यूएन रेड प्लस। यूएन रेड प्लस के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये ऐसा है, इसे लिख देते हैं, एक सेकंड। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मुझे आप बताना कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ओके। बताओ, समझाओ मुझे इस स्टेटमेंट को, कौन समझाएगा। समझ आ रहा है क्या स्टेटमेंट की नहीं आ रहा। सर इसमें समझ आने जैसा क्या है, जो पढ़ लिखा है वही तो आपने नीचे भी लिख दिया, इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सर आपको कहानी बनाने में मजा आता है इसलिए आपने 3 वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अरे कुछ तो बोलो। सर इसमें आपने रोल ऑफ कंजर्वेशन भी ऐड किया है, हम्म। तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो यूएन रेड ये और रेड प्लस में तो कंफ्यूजन होगी फिर हमेशा, ये तो समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या यूज करना है सर क्या ये चीज। सर कंजर्वेशन के लिए जैसे बहुत सारी चीजें हैं अपने उसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी इसकी तरफ। देखो, सिंपल सी बात है, एक अगर हम सिंपल एक वर्ड में यदि हम कहना चाहें तो क्या है, ये कहता है यूएन रेड कहता है कि हम फॉरेस्ट को डिग्रेड नहीं होने देंगे, हम डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे। और रेड प्लस कहता है हम एफोरेस्टेशन करके रहेंगे। ठीक है, ओके, मतलब अपोजिट। ये प्रोएक्टिव है। जैसे कि बाकी लोग कहते हैं हम यूपीएससी जो है उसकी तैयारी करेंगे, आप कहते हो कि हम यूपीएससी क्लियर करके रहेंगे। दोनों में डिफरेंस है ना। हम्म। तो वही चीज कि ये कहता है हम एफोरेस्टेशन कर देंगे, आप डिफोरेस्टेशन नहीं होने दोगे। लोग कहते हैं कि मैं फेल नहीं होने दूंगा तुम्हें यूपीएससी में, आप कहते हो मैं पास होकर के रहूंगा। तो ये डिफरेंस है।
बात एक ही जैसी है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कह रहा है आप डिफोरेस्टेशन नहीं होने दोगे, हम एफोरेस्टेशन करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे। ये तो ये रेड प्लस है। ये वॉलेंटरली है, ठीक है, मतलब अभी तक कोई ऐसा, बहुत सारे देश तब इसमें नहीं जुड़े हैं, कोई ये बाइंडिंग भी नहीं है, कोई जुड़ जाए तब भी बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, तो अभी उसी स्टेज में है ये, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है अपना ये। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रखना चाहिए। तो ये है आपका क्या, यूएन रेड प्लस। क्लियर है सबको, ये बताओ, सबको क्लियर है? यस सर। पीछे किसी ने कुछ बोला? आप लोग के साथ कोई तीसरा आदमी भी रहता है क्या? अरे नहीं सर, साक्षी का माइक ऑन था तो पीछे से मैं बोल रही थी रूल ऑफ कंजर्वेशन क्या था। अच्छा। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको किगाली अमेंडमेंट तो बता दिया था, किगाली अमेंडमेंट क्या था, याद है कुछ? विद्यान कहेगा सर कहाँ बताया था, देखो यहाँ बताया था आपके लिए प्रूफ, ये दिस इज द प्रूफ, किगाली एग्रीमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद है? विद्यान बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, बताओ। विद्यानंद, यस सर। बताओ क्या है। तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। काहे? आज एडमिन बनने की खुशी में दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? नहीं सर। फिर आज कोई डे है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं ना आशिकों के। ओके, उस वजह से दिमाग खराब है क्या? नहीं सर, आँख थोड़ा सा ये हो रहा। नींद आ रही है? नहीं, नींद नहीं आ रही। नींद आती तो सो चुका होता। फिर फिर क्या मतलब दिक्कत? आँख आँख मतलब गड़ रहा है आँख। मतलब मैं समझ नहीं रहा क्या प्रॉब्लम आ रही है। चश्मा है क्या? जैसे वो एक आता है, एक चश्मा आता है जिससे कि ना आपको ब्लू रेडिएशन से बचाता है, आपको रेडिएशन से बचाता है। वो तो रखे हुए हैं। तो तो पहने हुए था, मतलब नहीं गड़ रहा है। गड़ना मीन्स नहीं समझते हैं, आँख गड़ना। हाँ, अरे बंद वो किए तो हुए वही तो आंख में दर्द सही। होने लग जाता है, चुभने लग जाता है। हाँ, बंद में थोड़ा सा रिलैक्स होता है। खोलने पे गड़ने लगता है। ठीक है, एक वैसे काम ही करो, आंख पे पानी मारो फटाफट, ठीक है, और आंख बंद करके मार लिए। जवाब दो। आंख बंद करके फिर जवाब दो अब। मैं मार लिया हूँ उसे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग आंसर, आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किगाली अमेंडमेंट देखा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही अमेंडमेंट लेकर के आए थे। और ये बाइंडिंग है अब तो ओजोन को प्रोटेक्ट करना। अब जितने भी देश हैं उन सबको, मैंने आपको बताया था, एचएफसी, एचएफसी को भी बंद करना है, कम करना है धीरे धीरे, है ना। एचएफसी को रिप्लेस किया जाएगा किससे? एचएफओ से, एचएफओ से रिप्लेस किया जाएगा। हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन नाम है शायद उसका, ओलिफिन कहते हैं आई गेस, तो चेक कर लेना आप, ओलिफिन। तो पहले क्या था, पहले था सीएफसी, सीएफसी को कहा एचएफसी में उसे कन्वर्ट करो, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। फिर कहा गया नहीं, एचएफसी जो है वो उसको, ओजोन को तो बचाता है, लेकिन क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है? उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। तो अब कहा गया कि ठीक है, आप उसे हटा करके एच एफ ओ लेकर के आओ, एच एफ ओ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन नाम है, ओलिफिन नाम है आई गेस। आप एक बार चेक करके मुझे भी बता देना कि क्या चीज है। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। ऑलराइट, तो आपके जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे सबको बहुत ही डिटेल में करवा दिया है मैंने। अब ना ध्यान से सुनना कुछ इंडिया के लेजिस्लेशंस जो हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको वाटर वाला तो बता चुका हूँ, है ना। वाटर वाले के बारे में मैंने क्या बताया था कि बेसिकली यहाँ पे वाटर को प्रिवेंट करने का काम करता है, जितना भी पॉल्यूशन होता है उन सबसे रिलेटेड। तो उसी में मैंने आपको बताया था, सीपीसीबी जो है वाटर एक्ट के ही थ्रू आया था, बताया था मैंने, है ना, याद है? यस सर। बहुत एम्फेसाइज करके बताया था, तो इस चीज को याद रखना दिमाग में, एकदम घोंट घोंट करके पी जाओ इस चीज को। ये इसके अंदर में, क्योंकि बार बार कंफ्यूज करेगा इस चीज को, ठीक है, बाकी और बच्चों को देखना बहुत कंफ्यूज करेगा, आपको नहीं करेगा अब। तो सर ये क्या कंफ्यूज करेगा? क्या चीज? आप क्या बोल रहे थे, क्या सीपीसीबी, कंफ्यूज करेगा? सीपीसीबी जो है एयर वो लोग को पोल्यूशन लगा कंट्रोल कि बोर्ड। एयर पॉल्यूशन के अंदर में है, पर नहीं, वो वाटर नहीं, वाटर एक्ट के अंदर है।
1974। हाँ। अच्छा, अब सीपीसीबी जो है ये क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो स्वाभाविक बात है ये यूनियन टेरिटरीज के लिए भी अप्लाई हो, यूटीज के लिए सारे के सारे सेंटर वाले ही इंप्लीमेंट होते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही होना चाहिए बेसिक चीज, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरीज ही है, यूनियन की ही टेरिटरीज है इस वजह से। तो ये खास बात है। इसमें फिर एक आता है एयर, अब एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट जो है वो आया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं लिखता हूँ जरा सा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था वाटर एक्ट। देखो मैं सिंपल सा वाटर एक्ट लिख रहा हूँ, वाटर एक्ट से आप समझ जाना कि पॉल्यूशन कंट्रोल वगैरह से ये रिलेटेड है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन बीच में लगा देना, ठीक है। वो चीज आपको ऑब्वियस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आया था 1974 में, 1974 ईस्वी में ही ये आ गया था। हम लोगों ने उस टाइम पे क्या देखा था, वाटर फाउल वगैरह के लिए, माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए ये सब चीज हो रहा था, है ना। ये सब चीज हम लोगों ने देखा था। तो ये 1974 में ही आ गया था, रामसर कन्वेंशन के आसपास, ठीक है। रामसर कन्वेंशन क्या है, फटाफट बता दो, कौन बताएगा रामसर कन्वेंशन। वेटलैंड्स। वेटलैंड, तो प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स, अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर आया है एयर एक्ट। एयर में भी एक्ट में बीच में आप वही चीज लगा दो, सिंपल था। क्या लगाओगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ठीक है। ये कब आया है, 1981 में, 1981 ईस्वी में आया है ये, 1981 ईस्वी में। इसका काम क्या है, एयर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का काम को, एयर पोल्यूशन को कम करना, सिंपल सी बात है, वही सारा काम होगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोर्ड बनाया गया अलग अलग सीपीसीबी के तहत, ताकि अब सीपीसीबी को कहा गया आप इसको भी ध्यान दो, एयर पोल्यूशन का भी ध्यान दो। तो देखो खास बात क्या है कि इस्टेब्लिश किया गया है वाटर एक्ट के तहत, किंतु वो जो है अब अपना जो एयर पोल्यूशन है उस चीज का भी ध्यान देता है, ठीक है। सीपीसीबी की को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई एयर पोल्यूशन को भी ध्यान देने की। तो दो बातों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। वाटर एक्ट के तहत उसका गठन किया गया है सीपीसीबी का, लेकिन यहाँ पे एयर पोल्यूशन का भी उसे काम जिम्मा दे दिया गया कि आप ही इनका भी ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, ठीक है। और सेंट्रल बोर्ड जो है यही देखता है कि एम्बियंट एयर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कहाँ पे कितना क्या है क्या नहीं है, कितना PM 2.5 कैसा है, पीएम, पीएम का मतलब पता है क्या है, PM 2.5, PM 10, आइडिया है इस चीज का। सर हाँ, पार्टिकुलर मैटर। पार्टिकुलेट मैटर, एग्जैक्टली, छोटे छोटे मैटर होते हैं जो कि हम सांस में धुआं वगैरह की तरह होता है, सांस में अंदर चला जाता है, तो पीएम होता है पार्टिकुलेट मैटर, जो कि 2.5 mm का होता है या उससे भी छोटा होता है। एमएम होता है, क्या होता है, क्या होता है वो, टू पॉइंट एमएम। फाइव हाँ, एमएम होता है सर। एमएम होता है, ओके। तो 2.5 का और 10 का, तो ये सब एमएम होता है। आर यू श्योर एमएम होता है, एक बार देख लेते हैं सर। चेक कर लो, चेक कर लो एक बार इसे। उसके बाद फिर क्या है, अगर मान लो और भी पॉल्यूशन सब है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जितने भी ऑक्साइड्स आपको मिलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन सबको ध्यान देने का काम करता है, ठीक है। और ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट, माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर होता है। एमएम। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एम्पावर करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये खास चीज है। टू डेजिग्नेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एयर पोल्यूशन एरियाज, ठीक है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ये एम्पावर करता है, एम्पावर करता है कि वो एयर पोल्यूटेड एरिया को ये क्या करे, डेजिग्नेट करे। यानी कि वो कह सकते हैं कि दिल्ली का ये कोना जो है जहां पर विद्यानंद रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है ना, वो घोषित कर सकती है दिल्ली की सरकार। तो ये पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को कि, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो घोषित कर दिया उससे क्या हो जाएगा, मान लो कह दिया कि एयर पोल्यूटेड एरिया है, उससे क्या हो जाएगा, क्या, सर स्पेशल अटेंशन विल बी प्रोवाइडेड टू दैट रीजन। एग्जैक्टली, स्पेशल अटेंशन वुड बी प्रोवाइडेड, सिंपल सी बात है। और जब पता चलेगा तो लोग भी वहां पे जाने से कतराएंगे, जाने से कतराएंगे, तो यस वहां सर। के जितने भी आपके वो है लोकल एरिया एमएलए वगैरह सब, वो सबके सब भी कहेंगे कि हाँ हमें अपने काम करना है, हमें भी तो पैसा चाहिए, हमें भी तो रिवेन्यू चाहिए, इसलिए वो फिर उसके लिए काम करेंगे। बहुत सारे यही सारे रीजन है बेसिकली, ठीक है। तो एयर एक्ट आपका ये चीज कहता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रिवाइज करवा दूं क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बोलो। 1986 में आया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, खास बात।
और ये कब आता है देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। और उस टाइम पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आ गया 1986 में। देखो इसमें बड़ी खास बात है, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे डिटेल में एक बार और बता ही देता हूँ। ईपीए, चलो ढंग से लिख लेते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखो ये क्या चीज कहता है, ये 1986 में आया था, सबसे बड़ी बात 1986 में। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है 1984 में होती है भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। आपको पता है कितना भयंकर, कौन सी गैस निकली थी वहां से, कोई बता सकता है? सबने पढ़ सर रखा है। कार्बाइड, हम्म। सर कार्बाइड एमिशन तो था। कार्बाइड एमिशन था, ओके। और कोई कुछ? मिथाइल आइसोसाइनाइड का नाम किसी ने सुना है? यस यस। मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक की थी, ठीक है। तो बेसिकली मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक किया था, जिससे कि हजारों लोग की डेथ हुई थी, बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि वहां पर लोगों ने कहा कि कंपनसेशन प्रोवाइड करो, ये इसके मालिक को कहा गया आपने बहुत गलत किया है, आपने ध्यान नहीं दिया, आप प्रिकॉशनरी मेजर्स को ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रिकॉशन, आपको वो क्या कहते हैं, आपको इसका देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। उसको बुलाया गया, समन किया गया, भारत की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने समन किया, वो भारत आया, भारत आया, भारत को कोर्ट ने कहा, उसको कोर्ट ने कहा कि ए इसके मालिक, पैसा दो, चलो वसूली, हम वसूली भाई है, पैसा वापस करो। कहते काहे बात का पैसा, गलती हमने की है या गलती उनकी की है, कर्मचारियों की है, उन्होंने नहीं किया। हाँ, हमारी थोड़ी गलती है, हम वहां से बैठ करके देखेंगे, हम विदेश से बैठ करके देखेंगे इस चीज को, ऐसे थोड़ी होता है। जो इंडिया में कंपनी है उसको कहो, वो देखेगा, गलती उसके मजदूरों की गलती है, मेरी गलती थोड़ी है इसमें, मैंने जानबूझ के करवाया है इसे, फालतू का मेरे ऊपर बकवास करो। और वो ये कह करके निकल गया, उसने कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया। तब भारत ने कहा, भारत में आवाज उठने लगी कि ये आखिर क्या बदतमीजी है कि कोई बाहर का आदमी आकर के भारत में इतना नृशंस हत्याकांड हुआ है, इतना भयंकर, उसकी जिम्मेदारी लेने से कतरा रहा है। आप देखो यहाँ पे हम क्रिकेट मैच भी हार जाते हैं, तो चाहे धोनी हो, चाहे चाहे विराट कोहली हो, अब रोहित शर्मा हो, कोई भी हो, आपने देखा होगा जब हारती है टीम तो क्या कहते हैं कि हमारी हार है, जीतते हैं तो क्या टीम की जीत है ये। अब धोनी की जितनी फोटो देखोगे ना ट्रॉफी में जीती हुई, धोनी लास्ट में खड़ा होता है, टीम मेंबर के हाथ में ट्रॉफी होती है, धोनी के हाथ में ट्रॉफी नहीं होती जनरली, लास्ट में कोने में खड़ा रहता है धोनी। छोड़ो इनकी बात, छोड़ो, एपीजे अब्दुल कलाम को तो सबने देखा होगा, है ना, क्या है, हारते हैं तो कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, सॉरी, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो विक्रम साराभाई थे उनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा। विक्रम साराभाई जो है वो देखते हैं, कहते हैं कि जो फेल हो गया उनका मिशन, वो कहते हैं ये जिम्मेदारी मेरी है, और पास होते तो मैं दूर हट जाते थे वो। विक्रम साराभाई कहते थे ये तो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर किया है। तो एक्चुअल लीडर वो होता है। आप काहे बात के सीईओ इस कंपनी के। भारत के लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, भारत के लोगों ने कहा इसकी तो ऐसी की तैसी, हमें मजा चखाना पड़ेगा। पर हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये दुनिया लॉ अबाइडिंग है, ये दुनिया न्यायप्रिय नहीं है। यदि न्यायप्रिय होती तो एक केस 50-50 साल, 100-100 साल नहीं चल रहा होता और अभी भी उसका निपटारा नहीं होता, है ना। तो अपना देश न्यायप्रिय नहीं है, ये देश जो है ये एक्ट प्रिय है, कानून प्रिय है अपना देश। तो कानून के हिसाब से चलना था, कानून हमारे पास नहीं था ऐसा कुछ, तो भारत सरकार ने कहा देखो आगे से चाहे कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, उन सबका ठीकरा फोड़ा जाएगा सीईओ के ऊपर, जो उसका मैनेजमेंट लेवल होगा उसके ऊपर उसका ठीकरा फोड़ा जाएगा, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। जिम्मेदारी लीडर को लेनी होती है हमेशा, वो छोटे को कह करके बच नहीं सकता है। मानते हो इस बात को आप लोग, सही किया गया, भारत ने उचित किया एकदम। क्या भारत ने उचित किया ये चीज? कोनो आवाज नहीं आ रही है। हेलो। ओ हाय। सर क्या किया? मैंने इतनी कहानी सुनाई, सुनाई नहीं दिया क्या? ये भगवान, ये क्या हो गया? मैंने जो कहानी सुनाया सुनाई नहीं दिया क्या आप लोग को? हेलो, एम आई ऑडिबल?
करना पड़ेगा। सर नहीं सुनाई दिया। ले, कहाँ तक सुनाई दिया? सर आप बता रहे थे कि लॉ अबाइडिंग। ओके, विद्यान कह रहे हैं सुनाई दिया। ठीक है, तो देखो मैं ये कह रहा था कि इंडिया लॉ अबाइडिंग है, लॉ अबाइडिंग है, हाँ, और न्यायप्रिय नहीं। मैं ये कह रहा था कि इंडिया न्यायप्रिय नहीं है, लॉ अबाइडिंग है। या पूरी दुनिया ही आज के टाइम पे न्यायप्रिय नहीं है, किसी को न्याय से कोई मतलब नहीं है, लॉ से मतलब है। तो हमारे पास लॉ तो था नहीं उस टाइम पे, तो उसमें उस समय फिर डिमांड उठने लगी, कहने लगा कि नहीं अब हमें लॉ भी चाहिए। तो लॉ लेकर के आए हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट उस टाइम पे, और कहा गया कि यदि आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ भी होता है तो हम लोग उसका ठीकरा फोड़ेंगे कंपनी के सीईओ के ऊपर, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर, कि गलती उनकी है, क्योंकि लीडरशिप के ऊपर ही हमेशा वो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो ये कह करके नहीं बच सकते कि ये तो छोटे लोग की गलती है, हमारे अंडर एम्प्लॉयज की गलती है, ये कह करके वो बच नहीं सकते। उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, है ना? उन्हें ध्यान क्यों नहीं दिया कि प्रॉपर मेजर्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं? आप काहे बात के सीईओ, आप काहे बात के लीडर हो? ठीक है, तो इसके साथ ठीकरा फोड़ा जाएगा किसके ऊपर? लीडरशिप के ऊपर। अब सुनाई दिया? क्लियर हुआ? यस सर समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, क्या कहता है, ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें ना कुछ खास प्रोविजंस हैं, जैसे कि सेक्शन 19 कहता है इसका। अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अगर सेक्शन 19 कहता है कि क्या कहता है ये, कि यदि मान लो विद्यानंद को मन करे, विद्यानंद को मन करे, कहे कि मैं जाके कंप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, सर जो है यहाँ पर इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ ऐसा केमिकल जो है वो यूज कर रहे हैं जो कि दुनिया को इससे खतरा हो सकता है, बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं सपोज। ठीक है, मान लो विद्यानंद ने कहा कि सर बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, तो वो मेरे विरुद्ध जाकर के कंप्लेन कर सकता है। अच्छा, सिर्फ वेपन ही नहीं, अगर मान लो मैं वैसे भी मेरी वजह से कुछ अगर डिग्रेड हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही होगी इन्वायरमेंट को, मैं अगर इलीगली पेड़ काट रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो विद्यानंद चाहे तो जाकर के मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये कोई पार्टी नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है उस चीज से। ये मान लो कि मेरे घर के आसपास रहता भी नहीं है, ये कहीं दूर बैठा हुआ है, ठीक है, तब भी कर सकता है। आप लोग कर सकते हो, किसी के विरुद्ध आप केस कंप्लेन कर सकते हो, कोई कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज कहता है सेक्शन 19। बोलो, मजेदार है ये चीज? मजेदार चीज है। यस। ठीक है, देखो इसमें क्या कहता है, लेकिन कमाल की बात क्या है कि आपको ना पहले 60 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा उन अथॉरिटी को जिसके खिलाफ आप कंप्लेन करना चाह रहे हो। ठीक है, 60 डेज नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस, अब कहोगे 60 डेज नोटिस क्यों देना पड़ेगा? हाँ, इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है कि सर वो तो तब तक साकांक्ष हो जाएगा, है ना, आप तो वो करना बंद कर दोगे आपके पास जैसे ही कंप्लेन आएगा तो देखो अगर मान लो मैं बंद भी कर देता हूँ तब भी तो अच्छी बात है ना, मैंने अल्टीमेटली डर के ही कारण माना तो बात, तो ये एक ठीक है, अच्छी बात है अगर मान लो ऐसा हो भी रहा है। दूसरा क्या चीज है, मैं अपनी बात को पुष्ट कर पाऊँ, अपनी बात को ढंग से साबित कर पाऊँ, उसके लिए मुझे भी थोड़ा समय मिल जाएगा। इसे 60 दिन का नोटिस पीरियड का देने की बात की गई है। तो सेक्शन 19 आपका ये कहता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर चैप्टर 3, इसका जो चैप्टर 3 है इसमें कहा गया, हम्म, ला 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 ला, चैप्टर 3 यहाँ पे क्या कहता है, चैप्टर 3 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर। अच्छा, एक बात बताओ, वैसे ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है कि कंकरेंट लिस्ट में आता है या फिर यूनियन लिस्ट में आता है? कोई बता सकता है? इन्वायरमेंट जो है कौन से लिस्ट का पार्ट है? आपको पता है अपने पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाए गए हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। ऐसा कुछ मुद्दे जिसपे कि राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, ऐसे कुछ मुद्दे जो कि केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, तो स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट हो गया। और ऐसे कुछ मुद्दे जिसपे कि दोनों बना सकते हो तो कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कोई बता सकता है किस चीज में आ सकता है ये? सर दोनों में दोनों दोनों में बना है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट है। तो इसमें फॉरेस्ट आ गया, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन आ गया, ये सारे के सारे जो है किसमें आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ चीज ऐसी है जो कि यूनियन लिस्ट में आती है, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल, वो भी जो इसी का पार्ट है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का ही पार्ट है।
फैमिली प्लानिंग वगैरह उसी का पार्ट है, क्योंकि अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो इन सब कोई दिक्कत होगा, इन्हीं के ऊपर भार पड़ेगा। मान लो फिर बंदरगाह वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह, इन सब के ऊपर काम किसका है? इन सब के ऊपर काम है आपका केंद्र सरकारों का। और जो खेती वगैरह है उन सब पे किसका है? वो है राज्य सरकारों का, है ना। जो फार्म लॉज हैं वो कौन लेकर के आ सकता है? स्टेट। क्या मैं सही बोला हूँ? सर फार्म लॉस तो यूनियन लेकर आया था। एग्जैक्टली अब यही तो प्रॉब्लम है कि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में अगर आती है अपनी खेती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लेके आई? और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आपको इस चीज का उत्तर देना है। शायद आपने गलत बोला हो। मैंने गलत बोला होगा, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। आप इसका आंसर सोच करके आना कि क्या हो सकता है। थोड़ा पढ़ना स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसे थोड़ा सा पढ़ना और देखना कि उसके क्या प्रोविजन है, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा। आई होप मैं गलत ना हूं यहाँ पे। आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे। लेट्स सी, आप ही बताओगे कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ठीक है। फिर एक्सप्लेन करना कि ऐसा क्या है, फिर मतलब केंद्र सरकार ने गलत किया क्या, नाइंसाफी की क्या स्टेट के साथ। मैं कहूंगा पता नहीं, क्या पता नाइंसाफी ना भी हो। ठीक है, तो वो सब चीज कल आप मुझे बताओगे, ठीक है। ठीक है सर। ये टास्क में मजा आएगा, ऐसे टास्क मिलते रहने चाहिए। यस। ठीक है, दिमाग दौड़ाना चाहिए। और राइट, फिर चैप्टर 4 कहते हैं कि आप अगर स्पेशल ऑफिसर है आप उसे भी अपॉइंट कर सकते हो इन सब चीज का देखभाल करने के लिए, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर की बात की गई। ये इतना डिटेल में याद नहीं रहेगा, बट ये मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज की बात की गई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें ना पेनल्टीज की बात की गई, अगर सपोज कोई कुछ करता है ना तो उसके खिलाफ पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। ये चीज है, पेनल्टी की बात की गई है इसमें। और इसके बाद फिर और कुछ ऐसा खास इसमें और क्या हो सकता है? हाँ, जैसे अगर मान लो कि कोई प्रोटेक्टेड एरियाज है, प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं? क्या क्या हो सकता है प्रोटेक्टेड एरियाज में? बताओ, साक्षी बोलेगी। साक्षी, यस सर। प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोटेक्टेड एरियाज है? सर रिजर्व्स, वाइस पार्क्स। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर हाँ रिजर्व, क्लियर बोलो, हाँ। सर वही प्रोटेक्टेड एरिया। और तीसरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये सर उसमें पड़ा था नेशनल पार्क, सेंचुरीज और ये हाँ, रिजर्व्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी कुछ चीजें हैं। अच्छा, इसके अंडर में ना कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी का गठन किया गया है, उनको भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी का गठन किया गया है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अज अज, यहाँ पर तो अज, चलो देखते हैं। चलो थोड़ा सा डिजाइन बदलते हैं। उफ, ऐसा नहीं होने करे बाबा। Virtual reality is asking me to admit him in the class. ऑल राइट, ये अच्छा लग रहा है ना गोला? बदलाव होना जरूरी है, ठीक है। ऑल राइट, सो बेसिकली यहाँ पे ना कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज का गठन किया गया। आपको ये चीज ध्यान रखना है। जीईएसी आई टाइप क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है। जीईएसी, पहला है क्या? जीईएसी, इसका गठन किया गया, ठीक है। दूसरा, यदि हम दूसरे की बात करें तो वो क्या है? NCZMA, NCZMA, ठीक है, इस चीज का गठन किया गया। उसके बाद फिर क्या है? तीसरा, CGWB, कैसे कैसे नाम है रे पापा, हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहे। उसके बाद फिर यहाँ पे NGRBA। चलो फटाफट, आप इसका फुल फॉर्म तो, एक का फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आप बता ही सकते हो, जीईएसी का फुल फॉर्म आप बता सकते हो, कौन बताएगा? वो मैंने पढ़ा रखा है इसलिए पूछ रहा हूँ। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। एग्जैक्टली इसका काम क्या है ये भी बता दो। सर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हम्म, चीजों पे उसका ऑब्जर्व करना।
अप्रूवल देना, अगर अप्रूवल देना है कि नहीं देना उनके बारे में बताती है ये, ठीक है। तो जीईएसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के तहत बनाई गई थी? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाई गई है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंफ्यूज मत हो जाना किसी और उसके थ्रू कि मतलब एनिमल वेलफेयर बोर्ड के थ्रू बनाई गई होगी या प्लांट कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू के तहत बनाई गई होगी, इन सबसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट को, पूरे एनवायरमेंट को इससे खतरा हो सकता है, ऐसे रहना पूरे एनवायरमेंट को ही खतरा हो सकता है, इसलिए जीईएसी। अच्छा, जीईएसी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? MOEFCC। एग्जैक्टली, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये चीज पता है, तो यही चीज आपका जीईएसी है, ठीक है, क्लियर। अब एनसीजेडएमए क्या है? ये है नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। लिख लो, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। लिख लिया? यस सर। ठीक है। इससे समझ क्या आ रहा है, नाम से क्या समझ आ रहा है, इस नाम से क्या होगा कोस्टल ये? एरिया, हम्म, कोस्टल एरियाज को मैनेज करने के लिए। कोस्टल एरियाज को मैनेज करने के लिए, एग्जैक्टली। सो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, कोस्टल एरियाज की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? तो फ्लड वगैरह आ जाते होंगे। फ्लड वगैरह आ जाते होंगे, ठीक है। सो फ्लड वगैरह आ जाते हैं, उसके लिए कुछ काम करना है ना, कोस्टल जोन को मैनेज डैम करना। वगैरह, हाँ, सर डैम वगैरह का कंस्ट्रक्शन। डैम वगैरह का कंस्ट्रक्शन, चलो ठीक है, हो सकता है, हाँ, उसके लिए रूल्स वगैरह बनाने का काम। हालांकि डैम वगैरह बनाती नहीं है ये, बट हाँ उनकी रूल वगैरह ये बनाती होगी, ठीक है, हाँ। और क्या प्रॉब्लम? सर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज भी कर सकती है। हाँ ठीक है, बेसिकली रूल बनाने का काम हो सकता है, हाँ ठीक है, ठीक है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज भी हो अगर आप सकती है। पेड़ वगैरह लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा हम्म, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाए। हाँ, मैं आपसे प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम पहले बताओ, सोल्यूशन बाद में बताना। सर उसके जो आसपास के एरिया है ये सर आवाज क्लियर गुजरात नहीं आ रही। वगैरह जो एरियाज हैं वो भी इससे ज्यादा उन पर फर्क पड़ रहा जो होगा। आसपास के एरिया होते हैं उनके लिए नमस्कार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, सिंपल सी वही चीज है कि यहाँ पे ना, अगर सपोज कि कोई एक कोस्टल एरिया है, ठीक है, ऐसे सपोज ये कोई कोस्टल एरिया है इधर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर यहाँ तक मान लो कि HTD है, HTZ है। आपको HTZ क्या, हाई टाइडल जोन, ठीक है। मान लो कोस्ट है, हर जगह तो डैम बनेगा नहीं, लेकिन हर जगह ज्वार भाटा तो आएगा, है कि नहीं है? यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइड आता है, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई लोग रह रहे हैं तो उनको तो बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ पे अगर कोई काम वहां पे कह दे, अप्रूव कर दे, तब तो बहुत ज्यादा जान माल की नुकसान होगी। तो इस वजह से कहते हैं यहाँ पे मत रहो। अच्छा ठीक है, क्या यहाँ पे अगर मैं कहूँ LTZ है, लो टाइड जोन है, तो क्या यहाँ पे भी पानी आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सियासी। उतना खतरा नहीं है ना। तो यहाँ पे किसमें कितना वो अप्रूव करे, कहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो सकता है, कितना काम हो सकता है, उन सब के ऊपर जो रूल बनाने का काम है। या सिर्फ मैं इतना ही नहीं कह रहा, सिर्फ यही दो चीज नहीं कह रहा, कोस्ट से रिलेटेड जितना भी मैनेजमेंट का काम है, वो सबका सब कौन देखेगी? NCZMA, ठीक है, NCZMA ही देखेगी इन सारी चीजों को, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसका के तीसरा देखो, CGWB क्या है? सेंट्रल ग्राउंड ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। लिख लिया? ये भी इसी के तहत आता है। अच्छा, ये गेस कर सकते हो क्या कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड कौन से मिनिस्ट्री में आता होगा? बोलो। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, वाटर रिसोर्सेज वाली। वाटर रिसोर्सेज वाली कौन सी मिनिस्ट्री है?
तो ये भी MOEFCC में आता है? हाँ देखो, मुझे लग रहा था आप कंफ्यूज हो गए इसमें, इसलिए मैंने पूछा आपसे। एमओईएफसीसी में नहीं आता है, खास बात। एमओईएफसीसी में नहीं आता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। तो तान्या आधा आधा सही थी, अभी तो पार्शली आप क्या सही। कह रही हैं? हाँ, अभी आपने क्या कहा था? ये तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? नहीं पता, जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में नहीं पता। मुझे पता तो है। आप मैंने बोला तो था वाटर रिसोर्सेज, अरे आप कह रही एग्जैक्टली, कि नहीं। तो वही मैंने कहा, पार्शली सही थी। वाटर रिसोर्सेज की तो कोई नहीं है, लेकिन जल शक्ति की जरूर है। अच्छा, जल शक्ति क्या हाँ, बोलते हैं इसे? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर इंग्लिश अथॉरिटी। में ही जल सकती है। क्या? इंग्लिश में ही ये जल सकती है, शक्ति है। मेरे ख्याल से तो, अब बाकी चेक कर लेना, मान लो आप भी सही हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमने तो जल शक्ति पढ़ा है, बाकी हो सकता है मे भी कुछ और नाम भी हो, आई डोंट नो। क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से हिंदी नाम ज्यादा यूज होने लग गया है ना हर जगह, तो इसी गवर्नमेंट के तहत ये चेंज हुआ था ये। ठीक है। और एनजीआरबीए ये क्या है? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। लिख लो, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। अथॉरिटी, विधान बोलो, अथॉरिटी। अथॉरिटी। हाँ चलो फाइनली, बहुत देर बाद आवाज सुनाई दी। लिख लिया? ये सर कर लिया। इस ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत हो सकता है, बता सकते हो? सबके सब गेस करके बताओ कौन सी मिनिस्ट्री में हो सकता है। देखो, इस प्रैक्टिस से ना चीजें याद ज्यादा टाइम तक रहेगी। तो ये नहीं आएगा जल शक्ति के अंदर? जल शक्ति के अंदर ही है ये। पहले ये एमओईएफसीसी के अंदर में था, बाद में उसे जल शक्ति के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो पहले ये एमओईएफसीसी के अंदर में था, फिर जल तो शक्ति के क्यों? अंदर इसे। हाँ, क्यों? क्या क्यों? ट्रांसफर क्यों किया गया? हाँ, क्यों किया गया? क्योंकि उसे लगा कि बच्चों को याद करने में ना तकलीफ होगी, ये जल से रिलेटेड है तो इसे जल शक्ति में ही डाल देना चाहिए। तान्या जवाब देने वाली है कि जल शक्ति तो वही होना चाहिए। देखो, पहले क्या था, पहले जल शक्ति डिपार्टमेंट नहीं था, पहले जल शक्ति मिनिस्ट्री नहीं थी अपनी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में जो कुछ आता था वो सबका सब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एमओईएफसीसी के अंदर में आ जाता था। ये रिसेंट में बनी है जल शक्ति मिनिस्ट्री, पहले नहीं थी। तो जब जल शक्ति मिनिस्ट्री बनी तो उस टाइम पे लगा कि इन्वायरमेंट का तो पार्ट है, मानते हैं, लेकिन ये जल शक्ति में ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है, तो इस वजह से इसे जल शक्ति में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, पहले कंसेप्ट ही नहीं था जल शक्ति का। क्लियर है? यस। अब एक काम करो, इसे कह दो कि ये अब है ही नहीं है, ये जो मैंने आपको पढ़ा है ना एनजीआरबी, ये अब है ही नहीं, कोई कोई बॉडी है ही नहीं। काट दो इसे अब, छोटा सा क्रॉस लगा दो इधर, काट दो। काट दिया? 100 और फिर क्यों पढ़ा दिया 100 और? ठीक है, देखो, अब के टाइम पे यह है नेशनल गंगा काउंसिल। इसे कह दो कि अब ये चेंज होके हो चुका है नेशनल गंगा काउंसिल। अब काउंसिल बन चुका है नेशनल गंगा काउंसिल। और आई गेस इसके जो हेड है, ये आई गेस पीएम है। एक बार ये चेक करके मुझे बता दो, क्या इसके जो नेशनल गंगा, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसके जो हेड है नेशनल गंगा काउंसिल के, क्या ये पीएम है? क्या पीएम प्रिसाइड करते हैं? एक बार चेक करके बताओ, क्या इसको प्रिसाइड? इससे PM होगा। शाबाश, वेरी गुड, याद रहेगा। Yes. ठीक है, तो ये सारे कुछ हैं जो कि इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग लेकर के आए कानून, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स। ठीक है, वो लेकर के आए, उसमें ऑब्वियसली हमें समझ आ रहा है कि हम क्या चीज कर रहे होंगे, ये सीएफसीज वगैरह को हम लोग बैन करने की बात कर रहे होंगे। ठीक है,
ये सारी चीजें हैं। हाँ, इसमें एक आता है इंपॉर्टेंट एक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये चलो शेप और बदलते हैं, थोड़ा खेलने का मन कर रहा है। लिखते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। क्या है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बताओ। सिंपल सा, हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, पहले पढ़ लिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या था। यहाँ पे मैं आपको दोबारा क्यों लिख पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ना मुझे मन था कि कुछ इसके अंदर की छूटी हुई चीजें हैं वो यहाँ पे बता दो, चाहे तो आप वहीं पे लिख सकते हो दोबारा से। इसमें ना कुछ आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है वो इसके अंदर में क्रिएट की जाती है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था। कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी जो है इसके अंदर क्रिएट होती है, जैसे कि पहली क्या है, पहली है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अरे वाइल्ड लाइफ विकिपीडिया नहीं, नो 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 नो, गलत बात गलत बात। ठीक है, उसके बाद फिर और कौन सी हो सकती है, चलो ठीक है दूसरा बना लेते हैं इसके लिए, डब्बा। डब्बा है डब्बा, किसका ये फोन है डब्बा। सेंट्रल जू अथॉरिटी, जू अथॉरिटी। ठीक है, और सारे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, ये भी इसी की स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्पेलिंग गलत हो गई क्या, जो भी है देख लेना, सही ही होगी। उसका फिर एनटीसीए। चलो ठीक है, शाबाश, लिख लिया सब लोगों ने। यस सर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ही तहत कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज का गठन किया गया, जैसे कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और एनटीसीए। एनटीसीए क्या है, विद्यानंद बताएगा। विद्यानंद, अच्छा। आंख गड़ रहा है विद्यानंद को, वो नहीं बताएंगे, आप ही बता दीजिए। सर ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ खास बातें हैं, शायद लास्ट टाइम हम लोगों ने नहीं किया था उसे, कि इसमें ना कुछ शेड्यूल में एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, ऐसे यहाँ पे इन्हें अलग अलग जगह पे बनाया गया है। तो अब जैसे अगर हम बात करें कि जो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के जितने भी हैं, अब जैसे कि मान लो अगर शेड्यूल 1 में अगर कोई एनिमल को रखा गया है, तो क्या चीज किया गया है कि यहाँ पर कोई भी शेड्यूल 1 के एनिमल को किल नहीं कर सकता इन एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, शेड्यूल 1 के एनिमल को किल नहीं कर सकता, तो शेड्यूल 1 ये चीज है। ठीक है, शेड्यूल 2 जो है, इसमें क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें भी सेम चीज, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होगा। इसमें ठीक है, अगर मान लो कोई मन करे तो ठीक है मार वार दो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली फर्स्ट के जितना वो नहीं है उसके अंदर प्रोटेक्शन का, सेकंड शेड्यूल है ये, ठीक है, उतना ज्यादा रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, फिर थर्ड जो है उसमें उससे थोड़ा कम होगा। फिर यदि हम फोर्थ की बात करें शेड्यूल 4 में, तो आप लाइसेंस ले सकते हो, उसके लिए लाइसेंस आपको लेना अलाउड होगा। अब जो शेड्यूल 1 के हैं आप उन्हें पाल नहीं सकते, सिंपल सी बात, अगर शेड्यूल 1 में अगर आपका लायन रख रखा है या फिर आपका सपोर्ट टाइगर रख रखा है, हाथी रख रखा है, तो आप उसे पाल नहीं सकते हो। ठीक है, और शेड्यूल 4 के जितने होंगे आप उन्हें पाल सकते हो, आप लाइसेंस ले सकते हो, और ये सब काम आप कर सकते हो। और शेड्यूल 5 में आते हैं वर्मिन। वर्मिन का मतलब क्या होता है, वर्मिन का मतलब क्या होता है। सर स्पेल आउट कीजिए एक बार। VRMIN, वर्मिन। विद्यार्थी से विमन पढ़ेगा, इसके दिमाग में यही चलता रहता है खाली, कैसे लड़कियों को क्रिटिसाइज किया जाए। सर ये वॉमेन्स नहीं होते जो वो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे
कीड़े जैसे होते हैं, अच्छा वर्मिन्स बोलते हैं, कॉकरोचेस जैसे, रैट्स, अच्छा माइस, कॉकरोचेस, हाँ, वर्मिन्स। अच्छा, हमें सिखा रिया है। हाँ, वुमेन्स वो सब नहीं होते हैं। देखो, वो वर्मिन नहीं होते हैं, मतलब हो सकते हैं, इट माइट बी पॉसिबल, बट इट इज नॉट। क्रॉप्स वगैरह खराब कर देते हैं वर्मिन्स। ये रैट्स तो आ ही रहे हैं, ऐसा देखिए। उसे पेस्ट कहते हैं, आई गेस। पेस्ट सुना है, सब पेस्ट। वो नहीं, वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह, उसमें तो वर्मिन्स होते हैं जो, एक जो छोटा सा होता है गंदा सा, उसका नाम याद नहीं आ रहा, ऐसा अर्थवर्म ही कुछ, वगैरह ऐसे ही सब। ऐसा ही कुछ। सही, यही वर्मिन्स, छोटे मोटे कीड़े। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, बेसिकली ये तो होते हैं वर्मिन्स, आपने बिल्कुल सही कहा, किंतु ऐसा आवश्यक नहीं कि केवल यही वर्मिन हो। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या नील गाय जो है वो वर्मिन है, क्या बंदर वर्मिन है, क्या चूहे वर्मिन है, आप क्या बोलोगे उनके बारे में? क्या हम उन्हें वर्मिन कह सकते हैं? ये यस चूहे, सर। हाँ है वर्मिन, हम्म। है वर्मिन, क्यों? जैसे ये छोटे मोटे है वो भी है। नील गाय छोटी मोटी है, नील गाय को आपने अभी तक फोटो नहीं देखा होगा फिर। नहीं देखी है, ऐसा देखी है, हमारे गांव में होती है। तो छोटी होती है वो। नहीं नहीं, बड़ी होती है। है। सर रेड्स के लिए ऐसा बोला सर। मैं, हाँ, रेड्स के लिए हाँ बोला था मैंने। अच्छा 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 अच्छा। मंकी के लिए? मंकी के लिए भी नो है वैसे तो मेरी साइड से। ओके, आपके साइड से। ये इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आउट। वरना अगर मैं बोलूंगी हाँ है, तो फिर मुझे ऐसा, अच्छा क्यों, वो तो बड़ा है, वो तो छोटा है। देखो, अच्छा, विद्यानंद को हम वर्मिन में डाल सकते हैं? हाँ हाँ। हाँ हाँ। ओके। अब सर ये, देखो, वर्मिन में जो कैटेगरी फिफ्थ है, वर्मिन का मतलब ये है कि भारत सरकार चाहे तो वर्मिन को आप जहां चाहो वहां पे मार सकते हो। हाँ, तो हाँ। सब विद्वान को कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो नहीं आएगा। विद्यानंद देखो, आपको वर्मिन घोषित कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगा वर्मिन वगैरह ऐसे हैं, थोड़ा सा उनको उनको कोई परेशान नहीं करे। हम्म। मतलब अभी आपने कहा कोई मार सकता है, मुझे लगा प्रोटेक्शन दे रहे हैं यहाँ पहले। तो बेसिकली, इसलिए बोला। आप इस पॉइंट पे बताओ, क्या इन सबको हम वर्मिंग क्लासिफाई कर सकते हैं, जिन जिन का नाम हम लोगों ने अभी लिया है? क्या यस खरगोश सर। को वर्मिन कह सकते हैं? इन सबको वर्मिन कह सकते हैं, नीलगाय को, बंदर को? नीलगाय को मार सकते हैं, फिर मार तो सर सकते वो हैं। नाराज हो जाएंगे। वो क्या एग्जैक्ट। नाम है उनका, योगी जी। वो नीलगाय को प्रोटेक्शन थोड़ी है। तो गाय गाय एक समान नहीं है? ऐसा नहीं है, सिर्फ बॉस इंडिकस को प्रोटेक्शन है। तो बैल वगैरह सबको प्रोटेक्शन दे दिया, मुझे तो तो ऐसा बॉस लगता है इंडिकस बोला ना मैंने, बॉस सब। इंडिकस में जितने भी आते हैं, मतलब जितनी भी देसी गाय हैं, देसी गाय को प्रोटेक्शन है। इंडिया में तो खैर विदेशी गायों को प्रोटेक्शन है कई जगह, बट वैसे जो दूध देने वाली दुधारू गाय है उनको प्रोटेक्शन है। और स्पेसिफिकली हम गाय उसे मानते हैं जो देसी गाय हो। विदेशी गाय जो है वो गाय जैसी दिखने वाली मात्र एक प्राणी है, जो खाली गाय की तरह दिखती है, गाय की तरह दूध देती है, एक्चुअल में गाय की तरह नहीं है वो। गाय नहीं है वो एक्चुअल में। अपने शास्त्रों की परिभाषा यही कहती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका में वो लोग बीफ खाते हैं नहीं खाते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया की गाय नहीं मरनी चाहिए। हाँ। तो बताओ, वर्मिन। देखो, सिंपल सी बात है, वर्मिन में कभी कभी ऐसे जानवरों को डाला जाता है जो कि मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो, लग रहा हो कि उनसे दिक्कत हो रही है समाज को, जैसे नील गाय ना बहुत सारा खेत तबाह कर देती है कई बार। ठीक है। तो उसे हम लोग वर्मिन की कैटेगरी में डाल देते हैं। बंदर सब कई बार बहुत ज्यादा तबाही मचाने लग जाते हैं, तो उसे कई बार हम वर्मिन की कैटेगरी में डाल देते हैं, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कुछ स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को बताती है कि क्या करना चाहिए इसके साथ, फिर वर्मिन के साथ जो होना चाहिए वही होता है, उन्हें मार दिया जाता है। ठीक है। आप सुनते होंगे कि इन्हें मास स्केल पे मारा गया। अब जैसे कई बार होता है कि मुर्गों को मास स्केल पे मारा जाता है। यस, सब पिग्स वगैरह जिनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, हाँ हाँ हाँ, तो उन्हें वर्मिन में डाल करके मार देते हैं। गंदगी बढ़ जाती है कभी कभी, तो उनका एग्जैक्टली। मास क्लेंजिंग हो जाता है। हाँ, उनके एथनिक क्लींजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। इंसान कितने आत्ताई हैं, खाली अपने राइट्स की बात करते हैं। यस, ह्यूमन राइट्स, अरे भाई मैंने वो एनिमल। देखा था,
फिक्स को मारा था, नदियां बह गई थी खून की, हम्म। है ना, कितना गंदा था वो। अरे मैं ये सब चीज देख ही नहीं पाता, क्या बोलूंगा। सर वो तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था। बड़ी खराब स्थिति है, बेचारे उनकी कोई राइट ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। इन सब वो बीमारी फैला रहे थे ना, तो इससे तो ह्यूमंस को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता। ऑब्वियसली वो मजबूरी भी हो जाती है इन ह्यूमंस, क्या कर सकते हम्म। हैं। हाँ। पिक्स वगैरह गंदगी बहुत ज्यादा फैलाती है, तो है। और पिक्स वगैरह ही नहीं, इनफैक्ट आप किसी भी जानवरों की बात करोगे, अब जैसे मान लो कोरोना वायरस आया, ठीक है, कहते हैं कि बैट से हम्म। आया। अब अगर बैट बहुत ज्यादा तादाद में भारत में होते तो आपको उन्हें मारना मजबूरी हो जाती, है ना। तो कोई सा भी ये ऐसी जीव, अब मान लो कि अगर मान लो इंसान को बीमारी नहीं फैल रही, सपोज अगर कि कोई मान लो कि कोई गधा है, ठीक है, मान लो कोई ऐसी बीमारी आई जो कि गधों में ही फैल रही है, पर गधों में बहुत तेजी से फैल रही है, तो क्या हम उन गधों को नहीं मार सकते? मारना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हमारी वो मजबूरी है, एग्जैक्टली। मजबूरी है। हाँ। कई बार देखो कुत्तों को हम लोग को मारना पड़ जाता है, कुत्ते होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई बीमारी, वो पागल कुत्ता होगा, आपको उसे गोली मारना पड़ जाता है, तो मजबूरी हो जाती है, क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली वर्मिंग कैटेगरी ये चीज है, ठीक है। उसके बाद फिर ना एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट आया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार चीज है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, ठीक है, एनजीटी। यहाँ पे मुझे सपने में आया है एनजीटी के बारे में बताना चाहिए, चलो ऐसे बताते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है, एक्ट कब आया था? ये 2010 में, 2010 में आया था। ये क्या कहता है एनजीटी? एनजीटी कहता है, ट्राइब्यूनल से समझते हो आप, कोर्ट जैसा कुछ होता है, ठीक है। क्या होता है कि इंडिया में ना बहुत ज्यादा कोर्ट केस पेंडिंग है, आपको पता है कि 250-300 साल तक कोर्ट केस चलता ही रहेगा, यदि आज के बाद कोई नया केस नहीं आता तब भी, इतना भयंकर स्थिति है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे ना, अब एनवायरमेंट के और ज्यादा आने लग गए, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो गया, तब केस बहुत ज्यादा और आने लग गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि कोर्ट जो है, कोर्ट के जजेस वगैरह इस चीज में एक्सपर्ट हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसला दे सके। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के तो एक्सपर्ट हैं, पर वो एनवायरमेंटलिस्ट तो है नहीं, है ना, उनके साथ समस्या, एनवायरमेंटलिस्ट तो है नहीं वो। इसलिए कहा गया कि एक तो कोर्ट केसेस पेंडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, ऊपर से कहा गया कि यहाँ पर इसके एक्सपर्ट नहीं है, तो एक नया कोई ऐसा बनाया जाए जो कि जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी आपके लिटिगेशन होंगे, उसको वो देखने का काम करेगी। तो वो लेकर के आए क्या, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये रेमेडीज देने का प्रोवाइड करती है, रेमेडीज प्रोवाइड करने का काम करती है। जितने पॉल्यूटेंट से बचने वाले लोग हैं, या किसी प्रकार का इन्वायरमेंट का किसी प्रकार का अगर कुछ होगा प्रॉब्लम, आप एनजीटी के पास जाओ, वो आपको सोल्यूशन देगी। ये एक हिसाब से आपकी सुप्रीम कोर्ट है, उसकी एक हिसाब से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये, ठीक है, बट ये चीज है, ठीक है, क्लियर है। यस। अच्छा, वो कुत्ते को भी क्लियर होगा, क्या बात है। देखो, इसमें 10 एक्सपर्ट मेंबर हैं और 10 जुडिशियल मेंबर हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 10 experts plus 10 जुडिशियल मेंबर्स, ठीक है। 10 एक्सपर्ट है, यानी कि इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट है, और 10 ये चीज है आपके, ठीक है। तो ये चीज है आपकी खास बात, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो चेयरमैन होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन हो सकते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कि इसके चेयरमैन कौन होंगे। तो देखो, या तो इसके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, चीफ जस्टिस ऑफ एचसी, या तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो, और जज ऑफ एससी। अब यहाँ पे एससी कम्युनिटी मत समझ लेना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, एससीआई लिख देता हूँ, चलो। अब इसे साइंस मत समझ लेना, लेकिन एससी छोड़ देते हैं, चलो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, या तो वो हो या तो वो हो। अच्छा, ये रिटायर्ड भी हो सकते हैं और एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी आ जाए, कोई से भी जज हो, काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज आपके यहाँ पे बनेंगे चेयरमैन। तो यही चीज है। और कम से कम, अब जैसे इसके देखो कि अगर एनजीटी मैंने बना दिया तो इससे कई सारे बेंच होंगे, मतलब कि कोई बेंच यहाँ पे दिल्ली में होगा, कोई बेंगलोर में होगा, कोई कलकत्ता में होगा, कोई मुंबई में होगा, कोई चेन्नई में होगा, है ना, कई सारे इसके बेंच हो सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बेंच है कई जगह पे। आपको पता है क्या, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जगह पे बेंचेस हो सकते हैं? यस सर। ओके।
तो ये बताइए कि एक ही जगह पे कई सारे बेंचेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के? ये सर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वगैरह जो होते हैं वो होते हैं बहुत सारे अच्छा, अलग अलग मेंबर्स ओके। क्या कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल मेंबर बेंच हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सिंगल मेंबर बेंच? सिंगल मेंबर का क्या बेंच होता है? होता है, पूछ रहा हूँ। ना ना, 2 मेंबर बेंच तक तो होता है तो है। ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सिंगल मेंबर बेंच भी होता है सुप्रीम कोर्ट में। हम्म। किंतु उसके पास पावर लिमिटेड होती है। बेसिकली वो, अगर मान लो किसी को बेल वगैरह चाहिए ना, तो वो सब चीज में ध्यान देते हैं। वो बहुत ज्यादा बड़े मैटर्स को ध्यान नहीं देते, उसके लिए 2 मेंबर बेंच, 3 मेंबर बेंच ऐसे ही काम चलता है। तो वो चीज है। और फिर एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि कितने मेंबर होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में? 5 मेंबर। 5 5 से 6। 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, जितना मर्जी उतना हो सकता है। जैसे कि अभी तक की लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन सी है? सर वाली केशवानंद भारती वाली। एग्जैक्टली कितने मेंबर थे उसमें?